ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो है वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट, जो कॉल कर रहा था उसी का एक्सटेंशन। वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा, आर्गुमेंट क्या है समझ में आ गया है। अभी वैलिडिटी देखना है एक एक करके कि कैसे करना है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ टर्म्स है, इंग्लिश में कुछ टर्म्स है, लैटिन में कुछ वर्ड्स है। एक को हम बोलते हैं मोडस पोनेंस, दूसरा टर्म हम बोलते हैं मोडस टोलेंस। ये सब लैटिन वर्ड है। इंग्लिश में इसका मतलब है, मोडस पोनेंस का मतलब है मेथड ऑफ रीजनिंग। मोडस टोलेंस का मतलब है मेथड ऑफ डिनाइंग। ये सब जस्ट इंफॉर्मेशन है याद रखने के लिए। तो मेथड ऑफ रीजनिंग, मेथड ऑफ डिनाइंग, मेथड ऑफ रीजनिंग, मेथड ऑफ डिनाइंग। तो मोडस पोनेंस और मोडस टोलेंस, तो ये दोनों जो चीज है इसको हम बोलते हैं इन्फरेंस रूल। इन्फरेंस का मतलब क्या है? तो मेरे पास कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो इंसिडेंट से कंक्लूजन मुझे फाइनली बोलना है कि ये हुआ है, लग रहा है मुझे ये हुआ है। सो कुछ लॉट्स ऑफ इंसिडेंट हो सकता है, तो बहुत सारा इंसिडेंट हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है, इवेंट हो सकता है। तो वो सब इवेंट से हम जब इन्फार करने का मतलब है उसका जब मतलब समझ में आना, एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका अंदर का। सो अगर हम इन्फार कर सकते हैं उस एक्टिविटी से, तो उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। एंड दिस होल थिंग, द रूल इज कॉल्ड इन्फरेंस रूल। तो जिस टेक्निक से हम इन्फार करते हैं उस टेक्निक को हम इन्फरेंस रूल बोलते हैं। सो देयर आर टू रूल्स, वन रूल इज कॉल्ड मोडस पोनेंस, सेकेंड रूल इज कॉल्ड मोडस टोलेंस। तो मोडस पोनेंस देखने में कैसा होता है मैथमेटिकली? मोडस पोनेंस देखने में कैसा होता है? मोडस पोनेंस देखने में कुछ ऐसा होता है, पी पी क्यू। ठीक है, सो दिस इज द मोडस पोनेंस। कल हम लोगों ने इसका एक आर्गुमेंट्री वैलिडिटी हम लोगों ने देखा था। कल सेम सेम चीज किया था, यही चीज मोडस पोनेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P एंड P2Q इंप्लाइज Q। ठीक है, P एंड P2Q, ये P मतलब ये वाला P, P2Q मतलब P2Q, एंड दिस Q इज दिस Q। समझ में आया? सो दिस इज द मोडस पोनेंस। ये काम लोगों ने कल किया था। सिमिलरली और एक है, उसको हम बोलते हैं मोडस टोलेंस। नाम कठिन है, कॉन्सेप्ट इज सिंपल। मोडस पोनेंस मतलब इट इज एक्चुअली अ टोटोलॉजी, याद रखना है, which is always true and modus tollens is always false, so it is actually a contradiction। ठीक है, तो मोडस पोनेंस इज ऑलवेज ट्रू। कल हम लोगों ने दिखाया था कि इसको हमने काम करके दिखाया था, इसको ऑलवेज वी गेट ट्रू वैल्यू। तो मोडस पोनेंस इज द टोटोलॉजी। मोडस टोलेंस डिनाइंग, डिनाई का मतलब क्या है? झूठ, हमेशा झूठ बोलना है, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन। तो मोडस टोलेंस देखने में कैसा होता है? सेम ही है, जस्ट इसका ऑपोजिट तरीके से लिखना पड़ता है। नॉट क्यू, क्यू, और नीचे आएगा कंक्लूजन डालना पड़ेगा नॉट पी। ठीक है, सो यू कैन ट्राई इट। इसको मैथमेटिक्स लिखेंगे, नॉट क्यू एंड पी क्यू। ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके दिखाया है, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन खुद से
था, सेम टेक्निक, सेम प्रोसेस है. दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज द लोअर पार्ट. क्लियर? सबको मैंने हमेशा एंड होता है इसमें, डोंट फॉरगेट दैट, हमेशा इसमें एंड होता है. सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन रूल. कल हम लोगों ने किया, आज भी दो दिखाया है. तो यू कैन टेस्ट इट. कल जैसे टेस्ट किया था, यू कैन ऑल्सो टेस्ट ऑन दी मोडस टोलेंस. इसको वैलिडिटी टेस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन टेस्ट करके बोल सकते हो, एंड यू विल सी दैट दिस इज एक्चुअली ए कॉन्ट्राडिक्शन. अल्टीमेटली तुमको एक कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा रिजल्ट. ठीक है, ऐसा ही रिजल्ट आएगा. सो मोडस पोनेंस सिंपल भाषा में इट इज ए टेओटोलॉजी, और मोडस टोलेंस मतलब इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है. जस्ट टर्म याद रहे, कभी कभी ये टर्म क्वेश्चन में आ जाता है, तो टर्म खाली याद रखो, बाकी बाकी और कुछ नहीं है. वेरी इजी. ठीक है. नेक्स्ट जो चीज है, कुछ और भी की टर्म्स है, मैं टर्म लिख के देता हूं, उसका मतलब यू कैन टेस्ट इट बाय योर ओन. कॉन्स्ट्रक्टिव डिलेमा. कॉन्स्ट्रक्टिव डिलेमा कैसा होता है देखने में? फिर होता है डिसजक्टिव सिलोसिज्म. ऐसा बहुत तरीके का चीज है दुनिया में. अब सुना नहीं है सबका तुम लोगों ने, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आज. नाम सुनाने के लिए मैं दे रहा हूं कि सुन जाओ. थोड़ा सा सुनना जरूरी है, समझने का जरूरत नहीं है, सुनना जरूरी है. जस्ट याद होने से भी चलेगा कि ऐसा सुना था कभी. सो एक्चुअली दिस these are called the law of syllogism. 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 ठीक है, ये तीनों को बोलते हैं लॉ ऑफ सिलोजिज्म. मिला के याद रखना है, कॉन्स्ट्रक्टिव डिलेमा, डिसजक्टिव सिलोजिज्म एंड एब्जॉर्प्शन. ये तीनों रूल को टोटली एक साथ कलेक्टिवली हम बोलते हैं लॉ ऑफ सिलोजिज्म. तो लॉ ऑफ सिलोजिज्म तीन प्रकार होता है, थ्री टाइप्स: कॉन्स्ट्रक्टिव डिलेमा, डिसजक्टिव सिलोजिज्म एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है. तो ये तीन तरीके का हमारे पास लॉ होता है, सिलोजिज्म लॉ. नाउ सिलोजिज्म लॉ में क्या होता है? टेक्निकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिज्म लॉ इज लाइक दिस. ठीक है. तो टेक्निकली इसका मतलब बहुत ही आसान है. क्या होता है मैं जस्ट देता हूं, देखने से समझ में आ जाएगा. पहले एब्जॉर्प्शन वाला देखते हैं. एब्जॉर्प्शन लॉ हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल लॉजिक में. एब्जॉर्प्शन लॉ बोल के एक लॉ होता था, याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था. एब्जॉर्प्शन लॉ, इट इज द सेम थिंग. एब्जॉर्प्शन लॉ देखने में कैसा होता है? एब्जॉर्प्शन लॉ देखने में कुछ ऐसा होता है. तो उसका प्रीमाइसेस, दिस इज कॉल्ड प्रीमाइसेस. ऊपर का लिखने का चीज को हम हमेशा प्रीमाइसेस बोलते हैं, नीचे वाला चीज को हम कंक्लूजन बोलते हैं. ठीक है. ये जो लाइन होता है, लाइन का दो हिस्सा है, एक टॉप पार्ट एक बॉटम पार्ट. टॉप पार्ट को हम बोलते हैं प्रीमाइसेस, बॉटम पार्ट को हम बोलते हैं कंक्लूजन. ठीक है. तो बॉटम पार्ट कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं हुआ. हाँ, नाउ दिस इज कंप्लीट. दिस इज द एब्जॉर्प्शन लॉ. इसी को हम एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा होगा? सिंप्लीफिकेशन के बाद कैसा होगा? सो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है. सो दिस विल बी द आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. ठीक है. दिस विल बी द सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है. ऊपर का अलग से रखो, एरो साइन का लेफ्ट में, नीचे का पार्ट को एरो साइन का राइट में रखो. है, दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. तो एब्जॉर्प्शन लॉ हम लोगों ने किया था. अगर तुम सर्च करो गूगल में जाके, डिजिटल लॉजिक एब्जॉर्प्शन लॉ, लास्ट ईयर देखा था एब्जॉर्प्शन लॉ. है, तो कुछ ऐसा, दिस इज द एब्जॉर्प्शन लॉ. ए प्लस एक्स डॉट वाई यहां लिखा है, ए प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स. तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन लॉ, ये वाला. एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है. इसी को एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं. एक्स प्लस, हाँ दिस इज द थिंग, बना करके दिखाया है. एक्स प्लस एक्स डॉट वाई
का वैल्यू क्या आएगा फाइनली, इट विल बी x। इसका मतलब ऑटोमेटिकली y गुम हो जाता है, y गेट्स वेनिश्ड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, x डॉट x प्लस वाई, तो सिंपल भाषा में x डॉट x प्लस वाई, इसका मतलब x, और x प्लस x डॉट वाई, इसका मतलब भी x। ये दोनों को हम एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में y होता है लेकिन राइट साइड में y वैनिश हो जाता है। देखो, इसका प्रूफ करने का तरीका है अलग से, वो अभी नहीं दिख रहे। जस्ट वी कैन सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास q है, राइट हैंड साइड में q नहीं है। दैट मीन्स समहाउ q इज एब्जॉर्ब्ड, किसी ने इसको खा लिया है, इसलिए y नहीं है। सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, तो दिस इज द सेम लॉजिक इज अप्लाइड for this case also. So this absorption law is same as the digital logic absorption law. Similarly, disjunctive syllogism कैसे लिखते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन है, मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूं, P एंड Q एंड नॉट P इंप्लाइज Q। समझ में आया? तो ऊपर का पावर ही लिखना है। अगर दो है, देयर आर टू प्रीमाइसेस, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इफ देयर आर टू और मल्टीपल प्रीमाइसेस, सबको लिखना है एंड देके, क्योंकि कल हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, लास्ट में क्या आ रहा था? लास्ट में आ रहा था फाइनली हम लोगों को मिल रहा था Q, ऐसा एक दिखाया था ना। दैट मीन्स P1 एंड P2, ये लिख के भी दिया था तुम लोगों को, P3 डॉट 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 Pn, इसका मतलब है Q। दैट्स इट। तो इसका लाइन का ऊपर का जो भी है सबको ऐड करना है, वही तो कर रहा हूं, इसमें टेंशन का कुछ नहीं है। लाइन के ऊपर में जो है, तो देयर आर टू प्रीमाइसेस, P एंड Q, और एक है नॉट P। तो दो प्रीमाइसेस है हमारे पास, दो प्रीमाइसेस को एक साथ ऐड करना पड़ेगा, ऐड से मेरे पास कंक्लूजन ऑटोमेटिकली आएगा। सो दिस इज द डिसजंक्टिव सिलोजिज्म एंड यू कैन टेस्ट इट। अभी आज मैं टेस्ट नहीं करके दिखा रहा हूं, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल बी एबल टू टेस्ट। कल जैसे टेस्ट किया था, पहला वाला मोडस पोनेस जो अभी आज दिखाया है, एक टेस्ट किया था, सेम टेक्निक से तुम टेस्ट कर सकते हो, सेम टेक्निक। सिमिलरली कंस्ट्रक्टिव डिलेमा को हम ऐसे डिनोट करते हैं, P P Q एंड Q। सो दिस इज नथिंग बट, ये हम लोगों ने कल किया था कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, आई सॉरी गलत कर दिया मैंने। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा इज नॉट, ये तो कल वाला किया था मोडस पोनेस। तो कंस्ट्रक्टिव ऐसा होता है, P to Q and R to S, ठीक है, to R है और S जो है। सो दिस इज लाइन का जो ये जो लाइन के साथ लिखते हैं, अभी ऊपर में लिख रहा हूं P एंड R, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू आएगा नीचे वाला कंक्लूजन Q एंड S। ठीक है, तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन इक्विवेलेंट रिलेशन। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा देखने में कैसा होता है दिखा दिया मैंने, और उसका सिंप्लीफाई भी कर दिया है। हाँ, अभी वो क्या है, ट्रू है फॉल्स है, वो मुझे नहीं पता, दैट यू हैव टू टेस्ट। सबके ऊपर टेस्टिंग करना है, वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन करने से पता चल जाएगा कि किसका क्या है हालत। ठीक है, तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम 5 चीज देखा, जस्ट ज्यादा कुछ अभी हम करेंगे नहीं, जस्ट तुमको है था, बोलते हैं टॉटोलॉजी। जो है फॉल्स, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। मुझे नहीं पता क्या ये टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन, सिलोजिज्म आई डोंट,
कि ये सभी को टेस्ट, तभी हमें टेस्टिंग कर सो ठीक है, तुम करो घर अंडे बैठ ट्राई करो। चीज अभी कर हम लोग किए टुडे वी डू इन डिफरेंट तो वैलिडिटी टेस्टिंग वैलिडिटी का टेस्टिंग करने का, तो किसका वैलिडिटी टेस्ट करेंगे? आर्गुमेंट का। मेरे पास आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट को मुझे टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि वो सच है झूठ है क्या है। टेस्टिंग करने का 3 तरीका है। आई एम राइटिंग 3 टेक्निक्स, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक। फर्स्ट स्टेप, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। बहुत ही आसान है, समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, सभी काम में ट्रूथ टेबल चाहिए। फर्स्ट मेक दी ट्रूथ टेबल, किसी का भी हो, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल इसके रिलेटेड, क्योंकि हम वैलिडिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, और वैलिडिटी टेस्टिंग किसका होता है? आर्गुमेंट का होता है। आर्गुमेंट का वैलिडिटी टेस्टिंग होता है। तो अगर हम आर्गुमेंट का वैलिडिटी टेस्टिंग करेंगे तो उसमें 2 चीज रहेगा, एक होगा प्रीमाइसेस, दूसरा होगा कॉन्क्लूशन। सिंपल भाषा में हमको क्या करना है? हमारे पास जितना भी प्रीमाइसेस है, कॉन्क्लूशन है, ठीक है, सब के सब प्रीमाइसेस एंड कॉन्क्लूशन को टोटल मिला के मुझे एक ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, वैलिडिटी टेस्टिंग का फर्स्ट काम क्या है? मेरे पास प्रीमाइसेस और कॉन्क्लूशन जितना भी है सबको टोटल करके, एक साथ करके मुझे ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है, ठीक है। सेकेंड, तो पहले मुझे ट्रूथ टेबल डिजाइन करना। सेकेंड काम क्या है? आइडेंटिफाई क्रिटिकल रो। वो मैं भी सिखा दूंगा कैसे करना है। क्रिटिकल रो को तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट इज क्रिटिकल रो? मैं लिख के रखा हूं, भूल मत जाना। क्रिटिकल रो का मतलब क्या है? वेयर प्रीमाइसेस का वैल्यू ट्रू है। समझ में आया? तो क्रिटिकल रो किसको बोलते हैं? क्रिटिकल रो उसी को बोलते हैं जिसमें फॉर ऑल प्रीमाइसेस, इसको हम फॉर ऑल बोलते हैं इस सिंबल को। तो जितना भी प्रीमाइसेस है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, जितना भी है, सबके सब प्रीमाइसेस का वैल्यू अगर ट्रू है तो उस रो को हम बोलेंगे क्रिटिकल रो। सिर्फ क्रिटिकल रो को ही आइडेंटिफाई करना है, बाकी रो देखना। तुम्हारे पास अगर ट्रूथ टेबल बनाओगे तो उसमें बहुत सारा रो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन सब रो को देखना नहीं है। कौन सा रो को देखना है? सिर्फ क्रिटिकल रो को ही नजर देना है, बाकी को देखना नहीं है। तो क्रिटिकल रो क्या है? क्रिटिकल रो उसी को बोलते हैं जिस रो में सब प्रीमाइसेस का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, उसी को हम क्रिटिकल रो बोलते हैं। लास्ट काम, लास्ट में क्या करना पड़ेगा? चेकिंग करना है। चेक करना है द कॉन्क्लूशन ऑफ द क्रिटिकल रो क्या है। तो मैं फिर से स्टेप 1 बोल रहा हूं। स्टेप 1 में क्या करना है? मेरे पास जो आर्गुमेंट रहेगा उस आर्गुमेंट में प्रीमाइसेस भी होता है, कॉन्क्लूशन भी होता है। तो ये दोनों को मिला के
जितना भी प्रीमाइसेस है, 2 प्रीमाइसेस है, 20 प्रीमाइसेस, 100 प्रीमाइसेस है, सबको प्रीमाइसेस को मिला के, और कंक्लूजन हमेशा एक होता है। जैसे ये लाइन है P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा होगा ना, लास्ट में Q। तो दीज आर कॉल्ड प्रीमाइसेस, दिस इज कॉल्ड, नीचे वाला को हम बोलते हैं कंक्लूजन, ऊपर को हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। तो जितना भी प्रीमाइसेस है सबका वैल्यू क्या होना पड़ेगा? ट्रू। अभी ये टेबल क्रिएट करने के बाद इस रो में इस सबका प्रीमाइसेस वैल्यू 2 रहेगा, उसी रो को हम बोलते हैं क्रिटिकल रो। क्रिटिकल रो को ही चेक करना है, क्रिटिकल रो को चेक दे उसमें क्या है, अगर ट्रू है बहुत अच्छा, वैलिड, अगर क्यू का वैल्यू इनवैलिड। इफ क्यू मतलब क्यू, कन्फ्यूजन हो सकता है, लिख देता हूं, कंक्लूजन इक्वल्स टू ट्रू, then argument is valid, else का मतलब क्या है, कंक्लूजन का वैल्यू अगर फॉल्स हो गया तो else क्या होगा, argument is invalid, argument का वैलिडेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप याद रखना पड़ेगा, तभी जाके तुम कर पाओगे। सबके सब याद रखो। फर्स्ट, जितना भी प्रीमाइसेस है, कंक्लूजन है, सबको मिला के ट्रूथ टेबल बनाना है, खत्म। सेकंड स्टेप, ट्रूथ टेबल में जितना भी रो है, 2 रो हो सकता है, 100 रो हो सकता है, जितना भी रो है हमको सिर्फ क्रिटिकल रो को चेक करना है, बाकी को नहीं। ठीक है, जस्ट आइडेंटिफाई द क्रिटिकल रो ओनली, बाकी को आइडेंटिफाई नहीं करना है। क्रिटिकल रो किसको बोलते हैं? क्रिटिकल रो उसी को बोलते हैं जहां पे ऑल प्रीमाइसेस हैव ट्रू वैल्यू। ठीक है, उसी को हम क्रिटिकल रो बोलते हैं। और थर्ड स्टेप क्या है, तो जिस क्रिटिकल रो को हमने सिलेक्ट किया है, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, उतना क्रिटिकल रो को, सबके सब क्रिटिकल रो को चेक करना पड़ेगा। फॉर ईच क्रिटिकल रो यू हैव टू चेक। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या देखना पड़ेगा कि हमने जो जो क्रिटिकल रो को सिलेक्ट किया है, उस क्रिटिकल रो में कंक्लूजन का वैल्यू क्या है। अगर उस क्रिटिकल रो में कंक्लूजन का वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब आर्गुमेंट वैलिड, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर कंक्लूजन का वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब आर्गुमेंट इज इनवैलिड। तो 3 स्टेप हमको क्लियर कंपेयर कर परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 1, सबको मिला के ट्रूथ टेबल बनाओ। स्टेप नंबर 2, क्रिटिकल रो फाइंड करो। स्टेप नंबर 3, क्रिटिकल रो में कंक्लूजन का वैल्यू चेक करो। अगर क्रिटिकल रो का कंक्लूजन का वैल्यू ट्रू है तो आर्गुमेंट करेक्ट है, ठीक है। अगर नहीं, फॉल्स है, तो आर्गुमेंट गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं। तो 3 स्टेप हमको सॉल्व करना है, तभी जाके ये होगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम करके देते हैं, एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, अच्छे से कंसंट्रेशन लगा के देखो। ओके, वी आर टेकिंग वन सिंपल एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। एक क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन में है तुमको एक आर्गुमेंट दिया गया है, लाइक दिस। तुमको एक आर्गुमेंट दिया गया है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो क्या करना है तुमको, इसको वैलिडिटी टेस्टिंग करना है। वैलिडिटी टेस्टिंग मैंने फाइनली आंसर देना है कि ये वैलिड है, वेदर दिस आर्गुमेंट इज वैलिड और द आर्गुमेंट इज इनवैलिड, दोनों में से कुछ एक होगा। तो वो कैसे करोगे, पहले दिखाता हूं। सो नींद आ रहा है, how many variables are there? There are 2 variables, P and Q. There are 2 propositional variable. दिख रहा है, सब कुछ मिला के टोटल देखो। ये इस Q को अब Q मत समझना, ये क्वेश्चन लिखा था। हाँ, P and Q। अभी देखो, तो there are 2 variables only, तो उसको लिखो। तो हम पहला काम क्या है, ट्रूथ टेबल बनाना है ना। स्टेप नंबर 1, तो ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल बनाने का रूल क्या था, ऊपर लिखा हुआ है। ट्रूथ टेबल जब बनाना है तो मुझे क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाने के समय मुझे सब प्रीमाइसेस और सब कंक्लूजन
को लेके बनाना पड़ेगा। ऑल प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन को, ऑल कंक्लूजन एक ही होता है, फिर भी ऑल प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन, इसको लेके तुमको ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, तो एज पर द स्टेप वी हैव टू फॉलो। तो हमारे पास प्रीमाइसिस कौन सा है? सो दिस इज माय प्रीमाइसिस, दिस इज माय प्रीमाइसिस। कंक्लूजन कौन सा है? क्यू इज माय कंक्लूजन। सो आई हैव टू प्रीमाइसिस, वन कंक्लूजन। सबको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके होगा। तो वी हैव ऑलरेडी यूज्ड की, क्यू यहाँ पे लिख दिया है, तो क्यू क्या है? क्यू मतलब कंक्लूजन ही है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और क्या क्या लिखना पड़ेगा? पी, पी इज ए प्रीमाइसिस, पी तो ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो बाकी क्या है? पी इंप्लाइज क्यू, यही बाकी हुआ ना, पी इंप्लाइज क्यू, यही बाकी हुआ, ठीक है ना? दैट इज द थिंग, और कुछ नहीं है मेरे पास। ओके, सो लेट अस चेक इट। इतना ही है, ज्यादा टेंशन का बात नहीं, वेरी इजी। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जीत, स्टेप नंबर 1 में क्रिएट द ट्रुथ टेबल। हाँ, ट्रुथ टेबल बनाना है। कैसे बनाना है? बाय कंसीडरिंग ऑल द प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन। तो मेरे पास कंक्लूजन क्या है? मेरे पास कंक्लूजन है क्यू। क्यू तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि ट्रुथ टेबल बनाने का रूल ही तो है, पी क्यू को अलग से लिखना पड़ेगा, उसके बेस पे ट्रुथ टेबल तो लिखा है ना। हाँ, लिखा है, लिखने से हो गया बस। सिमिलरली पी, पी इज माई प्रीमाइसेस, सिंपल पी इज माई प्रीमाइसेस। हाँ, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो लिख लिया है तो टेंशन ही नहीं है। तो लास्ट क्या बचा? पी एरो क्यू। सो पी एरो क्यू को भी लिखना है, ठीक है, सभी को लिखना है, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिया। दिस इज नॉट ओके, यू हैव टू राइट एवरी प्रीमाइसेस एंड एवरी कंक्लूजन, जितना है सबको लिख दिया है। मेरे पास 2 प्रीमाइसेस है, दोनों को भी लिखा, एक कंक्लूजन है उसको लिखा, सबको लिख दिया, डन। सो अभी ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल तो सब कुछ अब बहुत आसान है, यू नो इट। देयर आर 2 वेरिएबल्स पी एंड क्यू, तो क्या क्या हो सकता है? टी टी, टी एफ टी, एफ, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना? इतना ही तो हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। टी 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 एफ, एफ टी एफ एफ। नाउ, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या फिलअप करना है? मुझे ये वाला कॉलम फिलअप करना है, P इंप्लाइज Q। कंडीशनल स्टेटमेंट है ये। तो P इंप्लाइज Q का स्टेटमेंट कल हम लोगों ने बहुत बार किया है कि टी टी मतलब T, TF मतलब F, बाकी सब समय T। कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है, सिवाय एक्सेप्ट TF, TF में फॉल्स है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। हो गया। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा था? स्टेप नंबर 1 में लिखा था कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल यूजिंग ऑल प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। मैंने ट्रुथ टेबल बना दिया है, मेरे पास जो भी कॉलम है। सो दिस इज माय, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, दिस इज प्रीमाइसेस, दिस इज प्रीमाइसेस, दिस इज कंक्लूजन। देखा, वी हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग, तो हमारा कोई टेंशन का बात नहीं है, वी हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। ओके, तो स्टेप नंबर 1 खत्म। अभी क्या करना है? स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई, खाली आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना। आइडेंटिफाई क्रिटिकल रो। तो क्रिटिकल रो क्या है? जिसमें प्रीमाइसेस का वैल्यू ट्रू है, जिस रो में प्रीमाइस, सबके सब प्रीमाइस, ऑल मतलब सब प्रीमाइसेस का वैल्यू ट्रू है। देखो तो क्रिटिकल रो कौन सा है? तो मेरे पास प्रीमाइसेस कौन सा है? दिस इज माय प्रीमाइसेस, दिस इज माय प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस का वैल्यू ऑलवेज ट्रू कहां पे होता है? प्रीमाइसेस का वैल्यू ऑलवेज ट्रू कहां पे होता है? इन व्हिच रो? एट द रो नंबर 1। मैंने मार्क किया है, देखो रो नंबर 1 में P का वैल्यू T है, P इंप्लाइज Q का वैल्यू भी T है। देखो ये दोनों का वैल्यू ट्रू ट्रू है। बाकी सभी रो में देखो, एक का T, एक एफ टी ऐसा है। तो ऐसा होने से नहीं होगा, तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है? मुझे क्रिटिकल रो आइडेंटिफाई करना है। क्रिटिकल रो क्या है? जिसमें ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू। तो मेरे पास प्रीमाइसेस कितना है? 2 है। सो P एरो Q, दिस इज माय 1 प्रीमाइसेस, सिंपल P इज माय सेकंड प्रीमाइसेस।
तो दोनों, ये मैंने ऊपर एरो देके रखा है समझाने के लिए। तो P का वैल्यू T एंड P एरो Q का वैल्यू भी T, एक साथ कहां पे है, कौन सा रो में एक साथ दोनों का वैल्यू ट्रू है? सिर्फ रो नंबर 1 में है, बाकी जगह देखो P और P2Q ये दोनों का वैल्यू एक साथ ट्रू किसी भी जगह नहीं है, सिर्फ रो नंबर 1 पे है। यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। दैट्स वाई सो दिस इज योर क्रिटिकल रो। तो मैं मार्क कर रहा हूं। सो दिस इज योर क्रिटिकल रो। सर फिर से बता दीजिए वाला। क्रिटिकल रो का मतलब है, हम और एग्जांपल करेंगे तो तुमको देखना है कि प्रीमाइसेस क्या क्या है। हाउ मेनी प्रीमाइसेस? आई हैव 2 प्रीमाइसेस इन दिस एग्जांपल। कौन सा? ये लाल से मार्क कर रहा हूं, ये दोनों प्रीमाइसेस है। प्रीमाइसेस का वैल्यू ट्रू होना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू एक साथ सेम एक साथ ट्रू होना है। ऐसा कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। बाकी किसी भी जगह पे बोथ वैल्यू आर नॉट ट्रू। क्लियर? जिस रो में प्रीमाइसेस, यहां पे 2 प्रीमाइसेस है, 10 भी हो सकता है, तो ऑल प्रीमाइसेस वैल्यू मस्ट बी ट्रू इन सम ऑफ द रोज। कोई कोई रो में होगा। तो जिस रो में ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, दैट रो इज कॉल्ड क्रिटिकल रो। तो क्रिटिकल रो हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, क्रिटिकल रो को चेक करना है, बाकी को नहीं। लिखा है चेक द कॉन्क्लूजन ऑफ क्रिटिकल रो ओनली, बाकी को नहीं चेक करना है। तो सिर्फ क्रिटिकल रो को चेक करना है। और किसको चेक करना है? कॉन्क्लूजन को चेक करना है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ये इफ एल्स ब्लॉक यूज करना है। अगर कॉन्क्लूजन का वैल्यू ट्रू है तो हम बोलेंगे आर्गुमेंट इज वैलिड। अगर कॉन्क्लूजन का वैल्यू फॉल्स है तो हम बोलेंगे आर्गुमेंट इज इनवैलिड। तो देखते हैं। तो हमारे पास क्रिटिकल रो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। तो क्रिटिकल रो जो हमने सिलेक्ट करके रखा है, तो उस क्रिटिकल रो में हमारे पास कंक्लूजन है या नहीं? यस, आई हैव द कंक्लूजन। व्हिच इज माय कंक्लूजन? क्यू इज माय कंक्लूजन, है या नहीं? क्यू मेरा कंक्लूजन है। तो क्यू वाला रो कहां पे है? सी, लुक इनटू दिस वैल्यू, लुक इनटू दिस वैल्यू। तो यहाँ पे इस रो में क्रिटिकल रो को देखना है, बाकी को नहीं। क्रिटिकल रो में क्यू का वैल्यू क्या है? ट्रू है। सो इन क्रिटिकल रो क्यू इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया? सिर्फ क्रिटिकल रो में देखना है, बाकी को नहीं देखना है। क्रिटिकल रो में, इन क्रिटिकल रो क्यू इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स क्यू का मतलब क्या है? क्यू इज माई कंक्लूजन, कंक्लूजन इज ट्रू, है ना? समझ में आया? अगर कंक्लूजन अगर ट्रू है तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल से द आर्गुमेंट इज वैलिड। सो तुम्हारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? द आर्गुमेंट इज वैलिड। खत्म, फिनिश। समझ में आया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? तो पहले ट्रूथ टेबल बनाना है, उसमें जितना का प्रीमाइसिस है, कंक्लूजन सबको मिला के बनाना है, जैसे भी है सबको सबको रहना पड़ेगा। उसके बाद क्रिटिकल रो फाइंड करना है। क्रिटिकल रो कौन सा है? जिसमें सिर्फ प्रीमाइसेस का वैल्यू ट्रू होना है, बाकी नहीं। बाकी क्या है मुझे देखना नहीं है। जस्ट लुक इनटू द प्रीमाइसेस इन द रोज एंड सी कि इन व्हिच रो प्रीमाइसेस वैल्यूज आर ट्रू। तो इन द रो वेयर द प्रीमाइसेस वैल्यूज आर ट्रू, दोज रोज आर कॉल्ड क्रिटिकल रो। तो सिलेक्ट दोज रो। एक भी हो सकता, एक रो भी हो सकता है, 10 रो भी हो सकता है। जितना भी रो है सबके सब रो को सिलेक्ट करना है। इन दिस एग्जांपल देयर इज अ सिंगल क्रिटिकल रो। किसी किसी एग्जांपल में 10 भी हो सकता है, 2 भी। हमेशा एक होगा ऐसे नहीं है, हमेशा कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ क्रिटिकल रो कैन वेरी। तो जो जो जितना तुम्हारे पास क्रिटिकल रो है, सब क्रिटिकल रो को चेक करना पड़ेगा। सभी क्रिटिकल रो में क्या चेक करना पड़ेगा? कॉन्क्लूजन का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अगर हर एक क्रिटिकल रो में कंक्लूजन चेक करना है। अगर सब क्रिटिकल रो में कंक्लूजन का वैल्यू ट्रू है, दैट मींस द आर्गुमेंट इज वैलिड। अगर सब क्रिटिकल रो में कंक्लूजन फॉल्स है, सब में होना पड़ेगा ट्रू। ऑल लिख देता हूं मैं, ऑल है, फॉर ऑल क्रिटिकल रो। एक क्रिटिकल रो हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है।
तो फॉर ऑल क्रिटिकल रो यू चेक दी कंक्लूजन वैल्यू, अगर कंक्लूजन सब में ट्रू है आर्गुमेंट इज वैलिड, अगर सब में फॉल्स है आर्गुमेंट इज इनवैलिड, अगर एक में भी फॉल्स है देन ऑल्सो द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। तो वैलिड होने के लिए ऑल ट्रू होना पड़ेगा, इनवैलिड होने के लिए एक सब में फॉल्स है एक में ट्रू है, ऐसा होने से भी नहीं होगा। तो इनवैलिड होने के लिए एक फॉल्स भी काफी है, इनवैलिड होने के लिए सिंगल फॉल्स इज इनफ, लेकिन वैलिड होने के लिए ऑल कंक्लूजन वैल्यू मस्ट बी ट्रू। ऑल मतलब ऑल। विल टेक अनदर एग्जांपल, another example, p to q डॉट q कंक्लूजन है डॉट p, ठीक है। वैलिडिटी चेक करना है तो करते हैं, टेंशन क्या है, अभी तो किया ही थोड़ी देर पहले। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, ट्रुथ टेबल बनाओ। तो हाउ मेनी वेरिएबल है हमारे पास, 2 वेरिएबल p एंड q, तो उसको लिखो, ठीक है। p एंड q को लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद सबको लिखना है, सिर्फ p को लिखने से q को लिखने से नहीं होगा। You have to point out each of the propositions. So how many propositions? This is proposition 1, P1, this is proposition 2, and this is conclusion. तो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है तुम्हारा सुविधा के लिए, लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। सो प्रोपोजिशन को भी तुमको ट्रुथ टेबल में डालना पड़ेगा, कंक्लूजन को भी ट्रुथ टेबल में डालना है, किसी को छोड़ दोगे तो काम नहीं बनेगा। क्लियर? So there are 2 propositions, so you have to include everyone. So you have to include p arrow q, you have to include dot q, you have to include dot p। समझ में आया? जो है सबको लिखना है, लिख दिया? ओके। एक बार लिखने के बाद ट्रुथ टेबल बनाना तो आसान है। p एंड q के रेस्पेक्ट में बनेगा, बिकॉज दीज आर द 2 फंडामेंटल वेरिएबल्स, p true to tf ft ff। क्लियर? ठीक है। नाउ लेट अस फिल अप दिस टेबल, टेबल फिल अप करना सीखना है, टेबल फिल अप करना है, करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम इज योर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमको पता है, थोड़ी देर पहले किया था। टी टी मतलब टी, टी एफ एफ, बाकी सब जगह ट्रू होता है ना। So this is conditional statement. It is very easy. Next is not Q. देखो तो फर्स्ट रो में Q का वैल्यू है T, ट्रू, तो नॉट Q का मतलब क्या है, फॉल्स। सेकेंड रो में Q का वैल्यू F, तो यहाँ पे होगा ट्री। नेक्स्ट थर्ड रो में Q का वैल्यू है T, यहाँ पे होगा F। लास्ट रो में Q है F, तो नॉट वन इज T। सिंपल। सिमिलर नॉट भी निकालना है। फर्स्ट रो p का वैल्यू है t, तो यहाँ पे होगा f। सेकेंड रो p का वैल्यू है t, यहाँ पे होगा f। थर्ड रो p का वैल्यू है f, यहाँ पे होगा t। फोर्थ रो p का वैल्यू है f, यहाँ पे होगा t। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल बना लिया है। सो स्टेप नंबर 1 खत्म। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल रो आइडेंटिफाई करना। तो क्रिटिकल रो आइडेंटिफाई किसके बेसिस पे करना पड़ता है, प्रोपोजिशन के बेसिस पे। नाउ लुक इनटू द टेबल एंड लुक इनटू द प्रोपोजिशन। कौन सा प्रोपोजिशन है, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 आर योर प्रोपोजिशन। देखो तो ये दोनों कॉलम में, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4, दीज आर माय प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन का वैल्यू बोथ आर टी, बोथ आर ट्रू। कहां पे है ये, टी एफ एफ टी टी एफ, लास्ट रो। The last row has both proposition value true। समझ में आया? both proposition value true है लास्ट रो में, तो लास्ट रो इज माई क्रिटिकल रो। तो क्रिटिकल रो फाइंड हो गया। स्टेप नंबर 3, क्रिटिकल रो में हमको अभी क्या चेक करना है, कंक्लूजन का वैल्यू। कंक्लूजन कौन सा है, नॉट p, दिस इज माई कंक्लूजन, नॉट p इज माई कंक्लूजन। तो कंक्लूजन देखो तो सिर्फ क्रिटिकल रो पे देखो, बाकी को नहीं। क्रिटिकल रो में कंक्लूजन का वैल्यू क्या है,
ट्रू, यस। तो हमको अभी इफ एल्स फॉलो करना है। हाँ, क्रिटिकल रो में कंक्लूजन का वैल्यू क्या है? ट्रू। हाँ, ट्रू मिल गया ना। हाँ, ये ट्रू मिल गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट इन क्रिटिकल रो नॉट पी इज इक्वल्स टू टी। नॉट पी क्या है? नॉट पी मतलब योर कंक्लूजन। इसको मैं बोल सकता हूँ कंक्लूजन इज ट्रू। दैट मीन्स इट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है? इट इंप्लाइज दैट हमारे पास इफ एल्स का कंडीशन हमको पता है। इफ एल्स का कंडीशन, इफ कंक्लूजन इज ट्रू, आर्गुमेंट इज वैलिड। तुमको लिखना पड़ेगा द आर्गुमेंट इज वैलिड। खत्म। समझ में आया ना? तो दो एग्जांपल करके दिया है। दोनों ही एग्जांपल में एक एक करके रो था, क्रिटिकल रो। हमेशा एक क्रिटिकल रो है ऐसा नहीं है, किसी किसी में 2 3 4 5 क्रिटिकल रो भी हो सकता है। तो यू हैव टू चेक ईच ऑफ द क्रिटिकल रो। फाइनल कंक्लूजन पहले तुमको सबके सब क्रिटिकल रो को चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? जितना क्रिटिकल है सबको चेक करना, मुंह से बोल रहा हूं, जितना क्रिटिकल रो है सबको चेक करना है। जो क्रिटिकल रो नहीं है उसमें देखना भी नहीं, उसको आंखें नहीं डालना है उसमें, जस्ट इग्नोर देम। और अगर यू हैव 5 क्रिटिकल रो, यू हैव टू चेक इन ऑल 5 रोज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर सर कंक्लूजन। एक एग्जांपल बता दीजिए। मतलब एग्जांपल तो दे ही रहे। सर वो एक्स्ट्रा 3 4 का सर। 4 का तो ढूंढना पड़ेगा रे, कॉम्प्लेक्स ढूंढना पड़ेगा। रुको, रुको। सपोज एक एग्जांपल देता हूं। 3 4 का तो नहीं है, 2 का है अभी हमारे पास। एक एग्जांपल देते हैं। P arrow Q, P implies Q, Q implies P, conclusion P और Q, ठीक है। So this is my, ठीक है, so this is my argument। अभी मुझे टेस्ट करना है, तो क्या करना है पहले? so these are my, शॉर्ट में लिख रहा हूं, this is my conclusion। अभी तक समझ में आ गया है? तो थर्ड एग्जांपल कर रहा हूं। तो ट्रूथ टेबल, हाउ मेनी वेरिएबल? 2 वेरिएबल। तो पी क्यू लिखो, लिखा। और क्या क्या है? सबको लिखना है। पी क्यू है। हाँ, बाकी क्या रहेगा? प्रोपोजिशन को लिखो, कितना कितना प्रोपोजिशन है सबको लिखना पड़ेगा। सो देयर आर 2 प्रोपोजिशन, पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी। हो गया? हाँ, कॉन्क्लूजन उसको भी लिखना पड़ेगा। हाँ, लिख दिया। अभी सब कुछ लिख दिया। नाउ स्टार्ट मेकिंग दी ट्रूथ टेबल। सो टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, ठीक है। फंडामेंटल वेरिएबल है 2 पी क्यू, तो उसकी बेसिस पे करना है। तो फिर फर्स्ट वाला खत्म, फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला, थर्ड थर्ड कॉलम क्लियर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड कॉलम में क्या है? इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। सो टी टी मतलब टी, टी एफ मतलब एफ, बाकी जाएगा टी। नेक्स्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम में क्या है? उल्टा देखना है। क्यू इंप्लाइज पी, मतलब क्यू से पी के तरफ देखना पड़ेगा, है ना। सो टी टी, क्यू से पी के तरफ पढ़ो। क्यू का वैल्यू टी से पी का वैल्यू टी, टी मतलब टी। क्यू का वैल्यू एफ टू टी, टी। थर्ड कॉलम, थर्ड रो, क्यू का वैल्यू टी से पी का वैल्यू एफ, टी एफ मतलब फॉल्स। लास्ट कॉलम एफ एफ मतलब ट्रू। हो गया? सो डन। लास्ट कॉलम पी और क्यू, तो पी और क्यू मतलब, और गेट, इसको मैं और गेट बोलता हूं, है ना। तो और मतलब सिंपल प्लस, एडिशन नहीं है, और इज नॉट एडिशन, मतलब उसका जैसा, नॉट ऑडिशन। तो टी प्लस टी, टी, टी का मतलब क्या है? 1 हमको पता है, एफ का मतलब 0, ठीक है। तो 1 + 1 इज 1, टी एंड एफ, 1 + 0 इज 1, एफ टी 0 + 1 इज 1, एफ एफ 0 + 0 इज 0। तो ये ट्रूथ टेबल सबको समझ में आया? वेरी इजी, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ट्रूथ टेबल खत्म करने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या है? स्टेप नंबर 2,
क्रिटिकल रो किसको बोलते हैं? जिस रो में प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू है। कहां कहां पे प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू है देखो तो। सो दिस इज योर क्रिटिकल रो 1, दिस इज योर क्रिटिकल रो 4। समझ में आया? तो यह दो क्रिटिकल रो 1 एंड क्रिटिकल रो 4, क्योंकि ये दोनों जगह पे प्रोपोजिशन का वैल्यू टी टी है। सिर्फ प्रोपोजिशन का वैल्यू चेक करना है, बाकी को नहीं। प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू ट्रू है ना दोनों रो में। सो दीज आर द क्रिटिकल रो। तो क्रिटिकल रो आइडेंटिफाई हो गया। लास्ट काम, कंक्लूजन चेक करो। व्हिच इज माय कंक्लूजन? दिस इज माय कंक्लूजन, मतलब लास्ट कॉलम। तो कंक्लूजन को चेक करना है, हमेशा लास्ट कॉलम है ऐसा नहीं है। इन दिस एग्जांपल इट इज लास्ट, हम लोग लास्ट में लिखा है इसलिए लास्ट कॉलम। तो ये वाला एग्जांपल में रेड मार्क्स से जो मैंने किया है दैट इज माय कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो तो जस्ट लुक इनटू द क्रिटिकल रो। क्रिटिकल रो में देखो, क्रिटिकल ये फर्स्ट वाला जो क्रिटिकल रो है उसमें कंक्लूजन क्या आया? ट्रू आया। लास्ट वाला क्रिटिकल रो में कंक्लूजन क्या आया? फॉल्स आया। तो मैंने क्या बोला था? अगर सब के सब क्रिटिकल रो में ट्रू है तो हम बोलेंगे वैलिड। एक में भी अगर फॉल्स है तो हम उसको बोलेंगे इनवैलिड। सो दिस आर्गुमेंट इज इनवैलिड। कैसे लिखना है? इन CR1 CR4 क्रिटिकल रो 1 एंड क्रिटिकल रो 4, ऐसे लिखना है इंग्लिश में। इन क्रिटिकल रो 1 शॉर्ट में लिखा हूं मैं, तुमको लिखना है इन क्रिटिकल रो 1 एंड क्रिटिकल रो 4। ठीक है? इन क्रिटिकल रो 4 conclusion is true and false respectively, है ना? फर्स्ट रो में कंक्लूजन का वैल्यू है ट्रू, लास्ट क्रिटिकल रो में कंक्लूजन का वैल्यू है एफ। तो ऐसे लिखना है इन क्रिटिकल रो 1 एंड क्रिटिकल रो 4 कंक्लूजन इज ट्रू एंड फॉल्स रेस्पेक्टिवली। तो मैं क्या बोल सकता हूं? आई कैन इन्फर दैट इट इंप्लाइज। इसका मतलब क्या? इंग्लिश ऐसे लिखना है। तुम लोग मैथ्स तो करते हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते हो कागज में, तो नहीं होगा। यू हैव टू राइट, लिख लिख के एक्सप्लेन करना है। हाँ, जितना लोगों ने किया, मेजोरिटी लोगों ने एक्सप्लेन ही नहीं किया, जस्ट टेबल बना के छोड़ दिया। लिखना पड़ेगा ना इंग्लिश, 4 4 लाइन 2 2 लाइन। टेबल में ये है वो लिखना पड़ेगा, तो टेबल बना के छोड़ देने से होगा? राइट ऑल दीज थिंग्स। it implies that it implies that the argument is invalid। इनवैलिड क्यों? बिकॉज यह एक में ट्रू है एक में फॉल्स। अगर दोनों में ट्रू होता तो हम बोलते हैं वैलिड, क्योंकि एक में फॉल्स आ गया तो हम उसको बोलेंगे इनवैलिड। क्लियर? दैट मीन्स दिस आर्गुमेंट इज इनवैलिड। ऑल्सो द आर्गुमेंट स्टेटमेंट, आर्गुमेंट के लिए अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलूंगा, दैट आर्गुमेंट स्टेटमेंट इज अ कॉन्टिजेंसी, है ना? कॉन्टिजेंसी किसको बोलते हैं? जिसका ट्रू एफ मिला के आंसर होता है, उसको हम कॉन्टिजेंसी बोलते हैं, है ना? तो आर्गुमेंट स्टेटमेंट को हम कॉन्टिजेंसी, आर्गुमेंट को कॉन्टिजेंसी नहीं बोलेंगे। इंग्लिश ठीक से लिखना है, आर्गुमेंट स्टेटमेंट को हम कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। तो 3 एग्जांपल दिया, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सबको समझ में आ चुका है? तो ऐसा ही है, ठीक है? ऐसे ही करना है, कोई टेंशन का बात मत नहीं है, इट इज वेरी इजी। तो बाकी मैं नहीं कर रहा हूं, 3 एग्जांपल दे दिया, आई होप इट इज इनफ। ओके ओके, बिफोर वी स्टार्ट, तो ये यहाँ पे हमारा लॉजिक का पार्ट खत्म हुआ, और मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं लॉजिक का। लॉजिक इज नॉट एंड। लॉजिक का हमारा जितना करना था बेसिक्स हमने कर दिया है, और भी सीख सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे और एक छोटा सा टॉपिक याद आया है जो हमने मिस कर गया है। आई विल कवर इट नाउ। बिफोर दैट आई विल आस्क वन थिंग, कि अभी तुम ये सेमिस्टर में क्या तुम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो? यस सर। डेटा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हुआ है? Yes, sir. नो या यस? Yes. क्या क्या सीखा है? कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में क्या क्या सीखा है?
because that is also part of discrete mathematics. क्या क्या सीखा है बोलो? अरे बताओ, क्या क्या हुआ है बताओ। चुप करके बैठा है, आवाज तो करो। हे पब्लिक, अरे क्या हुआ है क्लास में, बताओ क्या क्या हुआ है टॉपिक। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन और कैसा होता है वही सिखाया था, एनालिसिस वगैरह नहीं सिखाया। मैंने तो तुमको बोला एनालिसिस के बारे में, एनालिसिस नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो क्या 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 हुआ है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और क्या हुआ है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, उसमें क्या क्या सिखाया है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या हुआ है? क्या क्या चीज सीखे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक के अंदर में? सर नोटेशन सर, एसिम्प्टोटिक क्या क्या एसिम्प्टोटिक नोटेशन, क्या क्या एसिम्प्टोटिक नोटेशन? सर, डी को मेगा सर, थीटा। हाँ, और कुछ? और नहीं सर, इतना ही है। उसके बाद और क्या हुआ? इतना ही हुआ या उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स किया है? नहीं किया मैथमेटिक्स। ओके, तो थोड़ा सा हम करा देते हैं। तो मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा क्लास हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं जस्ट बेसिक कुछ चीज करा देता हूं। लेकिन मेरा मन का खुशी के लिए मैं जस्ट एक दो लाइन बोलूंगा कि सपोज तुम्हारे पास तीन तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी का एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, तो क्यों उसको एसिम्प्टोटिक बोलते हैं वो उस सब के बारे में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं जस्ट, ये तुम टीचर से पूछ लेना जो भी पढ़ा रहा है, जस्ट मैं जो बोल रहा हूं मेरा जो हिसाब से जो जानना चाहिए, दैट इज द बिगो का तुम लोगों को शायद डेफिनेशन पता है। तो बिगो का डेफिनेशन क्या है मैं एक बार लिख देता हूं। बिग ओ, इसको हम बिग ओ बोलते हैं, बिग ओ ने ओ एच, ठीक है। बिगो नोटेशन को हम मैं सिंपल तरीके से डेफिनेशन जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन बोल देता हूं। सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, व्हेन एन इज द नंबर ऑफ इनपुट। एन क्या है? एफ इज अ फंक्शन, एन क्या है? एन इज अ नंबर ऑफ इनपुट। तो एफ ऑफ एन क्या है? दिस फंक्शन शुड बी restricted by a constant term c। c होगा एक constant वैल्यू 5 c का वैल्यू क्या हो सकता है? 5, 10, 15, 0.5, कुछ भी हो सकता है। तो c इज ए constant term and another higher function जिसको हम बोलते हैं gn, ठीक है। ये किसके लिए अलाउड है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n having greater than the value of n0। so this is the basic definition of big O notation। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखने में कैसा होता है? देखने में कुछ ऐसा होता है। सपोज ये मेरा एफ है, एफ ऑफ एन। सपोज ये मेरा जी ऑफ एन है। तो मेरे पास दो फंक्शन है, देखो ग्राफ में देखो, एक ब्लू कलर का एफ ऑफ एन, ग्रीन कलर का जी ऑफ एन। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, तो देखो तो बहुत ध्यान से, इस फंक्शन में टिल दिस पॉइंट, ये जो मैंने रेड डॉटेड मार्क किया है, इस पोर्शन तक, इस पोर्शन में कभी एन छोटा हो रहा है, कभी जी ऊपर जा रहा है, फिर जी नीचे आ रहा है, एन ऊपर जा रहा है, ऐसे अप डाउन अप डाउन। दैट मीन्स जीरो से लेके इस लोकेशन तक, इसको हम बोलते हैं एन जीरो लोकेशन, ठीक है। तो जीरो से लेके एन जीरो तक ये गारंटी नहीं है कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है। बट आफ्टर एन जीरो के राइट साइड में तुम देखो, देखो हमेशा ही जी एफ से बड़ा है ना। बड़ा मतलब जी का एम्पलीट्यूड, इसको अगर हमें एम्पलीट्यूड बोलूंगा मैंने वैल्यू, तो जी का जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यह इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। तो हमेशा ग्रेटर होगा ऐसा नहीं है, इक्वल भी हो सकता है। ओके, सो आई एम शोइंग यू अनदर ग्राफ of the same concept. So here my f of n
इज लेस देन सी ऑफ जी एन। ठीक है, फंक्शन जो है एफ ऑफ एन है ना, एफ ऑफ एन क्या है, दिस एरिया, इस एरिया जो कवर अप किया है ग्रीन कलर से, ये वाला जो एरिया है, दिस इज लेस देन दिस ग्रीन एरिया, है ना। ग्रीन एरिया तो बड़ा है, एरिया किसको बोलते हैं, कार्व के नीचे का जितना हिस्सा वो ढक रहा है उसको एरिया बोलता है। तो जी जितना एरिया ढक रहा है, कवर कर रहा है, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दी ब्लू कलर। ब्लू कलर से जितना कवर उससे ज्यादा ही है ना, ठीक ना। तो सिमिलरली सेम डायग्राम में कर सकता हूं। ओके नाइस, अच्छे से ड्राइंग किया है मैंने। सो ये जो डायग्राम हुआ है, सो हियर आल्सो यू कैन सी कि टिल दिस पॉइंट, इसको हम n0 बोलते हैं, 0 से लेके n0 के बीच में देखो, कभी ये ग्रीन कलर जो है दैट इज gn, ब्लू कलर जो है दैट इज f ऑफ n। देखो तो 0 से लेके n0 के बीच में g या n किससे कौन बड़ा है छोटा है गारंटी नहीं है, लेकिन n0 के बाद से अगर तुम देखोगे, देखो कि g और n दोनों एक दूसरे से एक ही साथ है, एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है, सेम सेम वैल्यू डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, दिस इज हियर व्हाट इज हैपनिंग, f ऑफ n इज एक्चुअली इक्वल टू g ऑफ n। समझ में आया, सेम है ना, एक दूसरे के ऊपर है, तो जस्ट f का जो वैल्यू है g का भी सेम वैल्यू है, ओवरलैप हो गया है, सेम वैल्यू। इसीलिए हम ये दोनों को क्या करते हैं, मार्च करते हैं। वी मार्च दिस कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। तो मार्च करके हम ये वाला सिंबल बोलते लेस देन इक्वल टू। समझ में आया, क्योंकि लेस देन होने से भी हम उसको बिगो बोल सकते हैं, इक्वल होने से भी बिगो बोल सकते हैं। अभी शायद तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा अभी, ठीक है। सो बोथ द कंडीशंस आर बिगो कंडीशंस। तो बट इन नॉर्मल केसेस ऐसा सिचुएशन कम आएगा, ऐसा सिचुएशन लेस, वेरी लेस, ऐसा होने का चांसेस संभावना बहुत कम है, ऐसा होने का संभावना वेरी हाई। ठीक है, लेस समझ में आया, ऊपर का होने का चांसेस प्रैक्टिकली हम देखा है ऊपर का चीज ही ज्यादा होता है। क्लियर, सो दिस इज बिगो। तो हम जी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपर बाउंड। सिंपल भाषा में हम इसको बोलते हैं अपर बाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है बिग ओ गया, उसके बाद होगा क्या, बिग ओ के बाद क्या होता है, बिग ओमेगा। हम ऐसे लिखते हैं, ये तो स्मॉल ओमेगा हो गया, बिग ओमेगा। ठीक है, तो ये बिग ओमेगा जो है, तो बिग ओमेगा का डेफिनेशन क्या है, सेम सेम डेफिनेशन ऊपर में जो है वही है, जस्ट हमारा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरी इजी। बाकी सेम कॉन्सेप्ट, बाकी जो है सब कुछ डेफिनेशन सेम। मैं इसको ड्राइंग करके दिखाता हूं, ठीक है, ये देख लो, सेम। ठीक है, सपोज सेम सेम ड्राइंग करेंगे। ठीक है, हाँ हो गया ड्राइंग। तो हमारे पास देखो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट तक, ये वाला क्रॉस सेक्शनल पॉइंट, इसको हम बोलेंगे n0 पॉइंट। तो 0 से लेके n0 के बीच में हमारा गारंटी नहीं है, इसका मतलब है g ऑफ n, ग्रीन का मतलब है, ग्रीन का g ऑफ n, ब्लू का f ऑफ n, है ना। देखो 0 से लेके n0 के बीच में ये वाला हिस्सा में ये गारंटी नहीं है कि कौन छोटा है बड़ा है, बोलना मुश्किल है। लेकिन n0 का राइट साइड में तुम देखो कि हमेशा f का जो वैल्यू है वो हमेशा g से बड़ा या सेम, ग्रेटर और इक्वल टू।
तो हमने ये वाला जो डायग्राम में दिखाया है दैट इज ग्रेटर ग्रेटर दिखाया है ना। इसका ऐसा भी हो सकता है जैसे थोड़ी देर पहले किया था, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। सो दिस ऑल्सो कैन हैपन। ठीक है, समझ में आया? तो हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक नंबर डायग्राम में क्या हो रहा है, एफ ऑफ एन, ये ब्लू मतलब फंक्शन एफ, ग्रीन मतलब जी, एफ का जो एरिया है देखो वो जी का जो एरिया है ग्रीन से जो एरिया है उससे बड़ा है। दैट मीन्स एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी, है ना। एक नंबर एरिया में क्या हो रहा है, एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी। लेकिन नीचे सेकेंड वाला डायग्राम में देखो तो एन जीरो के बाद क्या हो रहा है, एन जीरो के बाद क्या हो रहा है, एफ इज इक्वल टू जी, सेम हो रहा है। तो लेकिन हम लोगों ने इस दोनों को क्या किया, कॉम्बाइन किया। तो हमारा लाइफ में क्या होता है, हम लोगों ने लाइफ में देखा है, रियल लाइफ में ये सिचुएशन ज्यादा आता है, इट ऑकर्स मोर एंड इट ऑकर्स लेस, वेरी लेस। समझ में आ रहा है अभी क्या है वो कॉन्सेप्ट, माने कौन किससे बड़ा है, तो हम उसको अपर बाउंड या लोअर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हियर जीएन को हम बोलेंगे लोअर बाउंड। क्लियर? तो प्रीवियस एग्जांपल में अगर देखो, प्रीवियस एग्जांपल में क्या हो रहा है, जी को हम बोल रहे हैं अपर बाउंड, अभी हम जी को क्या बोल रहे हैं, लोअर बाउंड। लोअर मतलब एफ, सेकेंड वाला डायग्राम में एफ का वैल्यू जी से छोटा कभी नहीं होगा, एफ का वैल्यू मिनिमम जी तक जा सकता है, इससे कम कभी नहीं होगा। ठीक है, और एक ऊपर का डायग्राम में हमने देखा कि जी का वैल्यू एफ से हमेशा बड़ा होगा। तो जी का अगर तुम कम करते करते कितना कम होगा, जी को हम मिनिमाइज करके कितना कर सकते हैं, एफ तक ला सकते हैं, इससे कम नहीं होगा। समझ में आया? नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कौन सा चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, लोअर पॉइंट या फिर अपर पॉइंट। ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है। हमारे समझ में आया? हमारे लिए कौन सा ज्यादा जरूरी है, अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम हो, लाइफ का प्रॉब्लम हो, तो मेरे लिए कौन सा जानने का ज्यादा जरूरी है, कि हायर वैल्यू जानना जरूरी है या फिर लोअर वैल्यू जानना जरूरी है। दिस इज द क्वेश्चन। आंसर इज, हमको कौन सा जानने में ज्यादा आसान होगा काम करने में, इफ वी नो दी अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब हमको एक रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा कि ये भाई तुम मैक्सिमम इतना तक तुम जा सकते हो। समझ में आया? तुमको अगर एक मैक्सिमम लिमिट दिया जाएगा, जैसे बस में, गाड़ी में, टैक्सी में हमेशा जब भी जाते हो स्पीड लिमिट लिखा होता है रास्ता के ऊपर, दैट इज मैक्सिमम स्पीड लिमिट। मैक्सिमम अगर नहीं डालोगे तो क्या होगा, अगर तुमको बोलेगा कि मिनिमम 10 किलोमीटर स्पीड में चलाना है, तो मैं 100 पे चला सकता हूं, तुम 1000 किलोमीटर में चला सकते हो, कोई 10,000 किलोमीटर में चला सकता है, तो एक्सीडेंट बनेगा। एंड वी, समझ में आया? तो इफ तुमको अगर हम एक रिस्ट्रिक्शन देंगे तो तुमको उसी के अंदर में रह के काम करना ज्यादा आसान है, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ। अगर हम तुमको रिस्ट्रिक्शन उठा लेंगे, बोलेंगे मिनिमम इतना करना है, उसके ऊपर तुम जो करो करो, सो दैट इज ऑल्सो यूजफुल। लेकिन उससे क्या होगा, हमको ये पता नहीं चलेगा हमारा ग्रोथ कितना करना है। तो दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली नथिंग बट ए मैथमेटिकल फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो ये क्या करता है मैथमेटिकल फंक्शन, इट एस्टिमेट्स, तुमको ये गारंटी नहीं देगा लेकिन एक एस्टिमेशन देगा कि हाँ भाई इतना इतना करो तो इतना इतना हो सकता है। तो ये फंक्शन तुमको क्या एस्टिमेट करता है, इट गिव्स यू द एस्टिमेशन ऑफ हाईएस्ट वैल्यू और द लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू का एस्टिमेशन देगा तो उसको हम बोलेंगे बिग ओ, लोएस्ट वैल्यू का एस्टिमेशन देगा तो हम उसको बोलेंगे बिग ओमेगा। लेकिन फॉर कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम, बिग ओ इज मोर यूजफुल देन बिग ओमेगा। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर एक रेस्ट्रिक्टेड डिवाइस है। कंप्यूटर तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट डिवाइस है। एक छोटा सा मशीन तुमको दिया हुआ है,
उसका मेमोरी, स्पीड, कैपेसिटी सब कुछ फिक्स्ड है। इट इज फिक्स्ड पहले से ही। हर एक कंप्यूटर का अपना अपना फिक्स्ड कैपेसिटी होता है, फिक्स लिमिटेशन होता है। तो उसी के अंदर में रह के तुमको मैक्सिमम रिजल्ट देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर तुमको पता है कि मेरा मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है, देन यू कैन ऑब्वियसली ट्राई। एग्जाम्पल, सपोज ओलंपिक में तुम खेलना चाहते हो, तुम रेस खेलना चाहते हो, 200 मीटर रेस। ओलंपिक में 200 मीटर रेस करना था, तुम लास्ट 20 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक करोगे कि देखोगे कि 200 मीटर सबसे हाईएस्ट कितना समय में काटा है। देखिए 9.6 सेकेंड में किसी हाईएस्ट, सपोज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 9.6 सेकेंड में 200 मीटर दौड़ के चला गया। सो दैट इज हाईएस्ट, समझो। सॉरी, नॉट हाईएस्ट, दैट इज लोएस्ट। इससे कम स्पीड में, इससे कम समय में किसी ने 200 मीटर रेस क्रॉस नहीं किया। मिनिमम 9.6 सेकेंड का समय लगा है 200 मीटर दौड़ने के लिए। तो अगर तुम 2022 में ओलंपिक में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम ओलंपिक में जाना चाहते हो 2022 में, तो अगर तुम 200 मीटर का रेस में कंपटीशन करना चाहते हो, देन उसके लिए तुम्हारा जो प्रिपरेशन होगा, वो प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 9 सेकेंड, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी 9 सेकेंड में दौड़ के जीत गया है ये रेस। तो अगर तुम 9.6 से कम समय में दौड़ोगे, अगर 9.5 में दौड़ लिया, तो तुमको इस बार फर्स्ट होने का चांस है या नहीं? दैट मीन्स दिस इज द बाउंडिंग कैपेसिटी। तो हम जो भी कुछ काम करते हैं, क्वालिटी का काम करते हैं, मेजरमेंट का काम करते हैं, हमको एक रेंज या लिमिटेशन दिया जाता है कि इससे ज्यादा करना है या इससे कम। तो अगर रेस करना है तो तुमको एक हाईएस्ट माने एक मिनिमम वैल्यू दिया जाएगा। इंग्लिश में मिनिमम बोल रहा हूं, लेकिन मैथमेटिकल दिस इज योर हाईएस्ट लिमिटेशन। तो तुमको क्या करना है? तुमको इससे भी जितना कम समय में हो काम को खत्म करना है ना? तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी है जिसमें तुमको ज्यादा समय चाहिए होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ हमारा जिंदगी में जितना भी प्रॉब्लम आता है रियल लाइफ में, मैक्सिमम प्रॉब्लम, हाँ सब प्रॉब्लम नहीं, मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम में लिमिटेशन दिया जाता है कि इतना, कि जैसे आप महीने में सैलरी कमाते हैं, सपोज मेरा महीने का सैलरी है 40,000 रुपया एक महीने का, तो मुझे क्या पता है कि दिस इज माई मैक्सिमम लिमिट। तो 40,000 से ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं है खर्चा करने का, तो मुझे 40,000 के अंदर में रह के खर्चा करना है। जितना कम खर्चा करेंगे उतना मेरा सेविंग्स होगा। तो हमको वैसे ही लाइफ लीड करना है ना? तो दैट मीन्स इन एवरी केस इन लाइफ सिनेरियो लिमिटेशन। अगर तुम्हारे पास एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा कि हाँ दिस इज माई लिमिट, कि इससे बाहर मुझे नहीं जाना है, इससे अंदर रह सकता हूं मैं, इसके अंदर मैं कितना भी रह सकता हूं, लेकिन इसके बाहर मुझे नहीं जाना है। तो दिस इज माई लिमिट कंडीशन है। लिमिटिंग कंडीशन तुमको कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस क्या हेल्प करता है? हमारा वास्तव जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उसको हम प्रोग्राम करके हार्डवेयर से उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं कंप्यूटर साइंस के माध्यम से। और तो कुछ नहीं है कंप्यूटर साइंस का काम। लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है हमारा लाइफ में, सभी प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई या इजी करने का कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट, है ना? जैसे तुमको बोलेगा कि अभी कोरोना का वैक्सीन चल रहा है, तो वैक्सीन सपोज तुमको बोलेगा एक महीने में इंडिया में सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन, 5 करोड़ वैक्सीन का लिमिटेशन है। तो लोग है 130 करोड़, वैक्सीन है सिर्फ 5 करोड़, सबको तो मिलेगा नहीं, किसी किसी को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? हु विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस वैक्सीन? समझ में आया? तो तुमको सिर्फ 5 करोड़ का लिमिटेशन दे हुआ है, लेकिन लोग है बहुत। दैट मीन्स यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, कुछ पॉलिसी मेकिंग करना है, सम फिल्टरिंग टेक्निक डालना पड़ेगा। फिर हम बोलेंगे हाँ इस तरीके का आदमी को पहले देना है, इसको इतना में देना है ना? दैट इज द कॉन्सेप्ट। हमको हमेशा एक लिमिटेशन में रह के काम करना पड़ता है।
मैक्सिमम लिमिट, एंड दैट जिंदगी के काम में, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस रियल लाइफ का प्रॉब्लम का सॉल्व करने का ही हम काम कर रहे हैं. सो वी नीड द बिग ओ, देन बिग ओमेगा. बिग ओमेगा भी जरूरत है, लेकिन ज्यादा जरूरत है बिग ओ का, क्योंकि बिग ओ से मुझे यह पता चलता है कि मेरा मैक्सिमम लिमिट क्या है, कि दिस इज माय मैक्सिमम लिमिट, तो इसके कितना करीब में पहुंच पाता हूं, दैट इज माय गोल. ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट का जितना करीब पहुंचोगे, कोई इतना दूर गया, कोई इतना दूर गया, कोई इतना, तो जो जितना करीब पहुंचेगा वो उतना सक्सेसफुल बोलेंगे हम उस टेक्निक को, उस एल्गोरिदम को हम उतना एफिशिएंट एल्गोरिदम बोलेंगे. क्लियर हुआ? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो ये हम दोनों तरीके से, ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी है, रियल लाइफ से लिया गया है, तो कभी हमको फिलोसॉफिकली भी सोचना है, खाली अंधा जैसा पढ़ना नहीं है, ये लाइफ के साथ रिलेटेड है. तो बीगो मतलब सिंपल भाषा में अपर बाउंड देगा, कि तुमको एक मैक्सिमम लिमिट देगा. बिग ओमेगा मतलब लोअर बाउंड, माने मिनिमम एक लिमिटेशन देगा. दोनों का ही जरूरत है, लेकिन अपर बाउंड का ज्यादा जरूरत है. तीसरा तरीके का एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं बिग थीटा. ये चीज क्या है? एक्चुअली ये चीज कुछ नहीं है, ये एक फंक्शन है. उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, हम दो रेंज में उसको लिमिट करते हैं, C2 ऑफ Gn एंड C1 ऑफ Gn. पता है ना ये सब? मॉड दे रहा है, मॉड मतलब मॉड्यूलस, पॉजिटिव वैल्यू. तो दिस इज माय बिग थीटा. इसको ड्राइंग करूंगा तो क्या होगा? वेरी इजी. तो एफ ऑफ एन का एक ड्राइंग करता हूं मैं. सपोज ये ब्लू वाला है एफ ऑफ एन, ब्लू वाला. एक ब्लैक वाला लेता हूं, ये हुआ C1 ऑफ Gn, और एक ग्रीन वाला C2 ऑफ Gn. तो क्या हो रहा है भाई, अगर हम देखें कि अगर ये 0 है और ये वाला पॉइंट N0 है, तो 0 से लेके N0 के बीच में कौन किससे बड़ा है, छोटा है, कोई क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है. लेकिन आफ्टर N0 वी हैव अ क्लियर आइडिया दैट f ऑफ n का जो एरिया है, दैट इज इन बिटवीन C2 ऑफ Gn एंड C1 ऑफ Gn. तो ये है मेरा अपर लिमिट, ये है मेरा लोअर लिमिट. तो इस बिग थीटा क्या देता है तुमको? एक रेस्ट्रिक्शंस, मोर रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है. बिग थीटा इज मोर रेस्ट्रिक्शन देन बिग ओमेगा और बिग ओ. रेस्ट्रिक्शन के नजरिए से कौन सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है? बिग थीटा इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये तुमको बोल देगा कि मिनिमम 10 किलोमीटर से लेके मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर में तुमको गाड़ी चलाना है. तो इसमें ठीक है, तुमको अगर किसी ने बोल दिया कि 30 किलोमीटर से नीचे चलाना है, तो तुम 1 किलोमीटर में भी स्पीड चला सकते हो, 0 में भी चला सकते हो, 29.9 में भी चला सकते हो, या 30 में भी चला सकते हो. दैट मीन्स स्टिल यू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी. अगर कोई तुमको बोलेगा कि 10 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में चलाना है, सो इसका तो एंड ही नहीं है. कोई 10 में चला सकता है, कोई 1 लाख किलोमीटर स्पीड में चला सकता है पर आवर. सो समझ में आया? तो मिनिमम कंडीशन देने में प्रॉब्लम है कि हमको कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहां पे रुकना है. अगर हमारा कोई गोल नहीं है तो दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन. लेकिन अगर मैक्सिमम, जिसको हम बीगो बोलते हैं, मैक्सिमम 30 किलोमीटर बोल दिया, तो तुम मिनिमम में जितना भी जा सकते हो, अपना मर्जी. रेंज है लेकिन रेस्ट्रिक्शन तब भी है. लेकिन अगर बोल देगा ना 10 किलोमीटर पर आवर से लेके 30 किलोमीटर के बीच में चलाना है, ये और भी कठिन है, क्योंकि तुम्हारे पास रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है. सिर्फ तुम, इसका मतलब 10.1 से लेके 29.9 किलोमीटर के रेंज के बीच में ही तुम चल सकते हो. दैट मींस इट इज गिविंग यू मोर रेस्ट्रिक्टेड फैसिलिटी. ठीक है,
लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो उनों में से थियोरेटिकली अगर बात करें, थियोरेटिकली बिग थीटा इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि इट गिव्स यू मोर द मोस्ट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस देगा तुम्हारा सिस्टम उतना एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है, दिस थियोरेटिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा है कैलकुलेशन वाइज बिग थीटा कैलकुलेशन इज कॉम्प्लेक्स। बिग थीटा का कैलकुलेशन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड इट रिक्वायर्स प्रोबेबिलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। प्रोबेबिलिटी डालना पड़ता है, एंड प्रोबेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू हमेशा ट्रू नहीं है, सच नहीं होता है। समझ में आया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम अपना पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से वैल्यू लेते हैं, सो इट इज नॉट ऑलवेज 100%। सो द बेस्ट ऑप्शन, बोलो सर आपका बोलो आवाज बोलो ब्रेक हो रहा है। बोलो बोलो, हेलो, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रहा है अभी? सर अभी ठीक है सर। तो बीच में उठ के गया था तो चढ़ गया था। तो मैं जो बोल रहा था लिख भी रहा हूं ना, थोड़ा लिख कर भी देखो। थियोरेटिकली व्हिच इज बेस्ट? थियोरेटिकली बिग थीटा इज बेस्ट, थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली बिग ओ इज बेस्ट। प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली अगर बात करेंगे तो बिग ओ इज बेस्ट। क्यों? बिकॉज बिग थीटा का कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड इट रिक्वायर्स प्रोबेबिलिटी इनपुट। प्रोबेबिलिटी देना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी इनपुट देने से तुमको बिग थीटा कैलकुलेशन आता है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी पता करना सभी काम के लिए मुश्किल है, प्रैक्टिकल इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो हम लोग बिग ओ को ज्यादा भरोसा करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन थियोरेटिकली अगर बात करेंगे तो बिग थीटा इज द बेस्ट, बिकॉज बिग ओ में क्या हो रहा है, एक हाईएस्ट बाउंड दे रहा है, एक लोएस्ट बाउंड दे रहा है। दिस इज बिग ओ, दिस इज बिग ओमेगा, सेम लुकिंग, अपर लोअर। और बिग ओमेगा में क्या हो रहा है? ठीक है, सो दिस इज अपर, दिस इज लोअर, तुम बीच में हो। ठीक है, सो दिस इज बेस्ट, this is worst, this is good in terms of theory। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली दिस इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ comprehension and mathematical computation। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक्चुअली तुमको लिमिट देना है, लोगों ने तुम लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, या फिर दोनों का बीच में टाइट, इट्स मोर टाइट। नाउ देयर आर फ्यू मैथमेटिक्स। तो मैं बहुत तरीके का मैथमेटिक्स है। तो सिंपल मैथमेटिक्स, सपोज मैं देखा रहा हूं, लेट एक फंक्शन है 2n+1, show that f of n is equals to order of n। so this you have to prove। तुमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो हम लोगों ने फंक्शन लिखा है वो बिग ओ से लिमिटेड है। बिग ओ मतलब बिग ऑफ किसका? बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन से ये वाला जो फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ एन इज लिमिटेड। इसको अगर ड्रॉइंग करेंगे तो कैसे होगा? तो एफ ऑफ एन, दिस इज एफ ऑफ एन, दिस इज n0। समझ में आया? दैट यू हैव टू प्रूव। तुमको ये वाला चीज प्रूव करना है कि एफ ऑफ एन से बिग ऑफ ओ ऑफ एन बड़ा होगा। कैसे प्रूव करोगे?
सो लेट अस सी, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले लिखो f of n इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 का मतलब क्या है? तो 2n प्लस 1 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 2n प्लस n। यह तुमको समझना पड़ेगा, अभी ये सब मैथमेटिकल है, इतना समझाना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन तुमको समझना है कि जैसे तुमको ऐसे कैलकुलेशन का मैं टेक्निक सिखा रहा हूं। 2n को जाएगा 2n लिखो, n के जगह 1 के जगह तुम n से रिप्लेस करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस टर्म इज डिपेंडेंट टर्म, क्योंकि इसमें n है। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इनपुट, n इज द नंबर ऑफ इनपुट। तुम तुम्हारा प्रोग्राम में कितना इनपुट दे रहे हो, n इज दैट ओनली, और कुछ नहीं है। n इज द नंबर ऑफ इनपुट ऑफ योर प्रोग्राम, ऑफ योर एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमको n के रेस्पेक्ट में आंसर देना है, n के रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना है। तो सबके सब का जो मजा है दैट इज लाई बिटवीन 1 एंड n। तो 1 क्या है? 1 इज योर कांस्टेंट टर्म। तो 1 रहना ना रहने से कोई मतलब नहीं है कि 1 की जगह 100 लिखने से भी एक ही चीज आएगा, क्योंकि मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन करेंगे देन कैलकुलेटिंग 1 इज वेरी इजी, बट कैलकुलेटिंग n इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सो द कैलकुलेशन वाइज द कंप्यूटेशनल, एक 1 कैलकुलेट करने में जितना समय लगता है या 100 कैलकुलेशन करने में भी जितना समय लगता है, दे आर कांस्टेंट, क्योंकि द वैल्यूज आर नोन। 100 को तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। सो इट इज, वी नो द प्रोसेस, वी नो द एल्गोरिथम फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, टेक्निक सबको पता है। हार्डवेयर इज ऑल्सो अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो दैट मीन्स कंप्यूटर को, प्रोसेसर को इसको कैलकुलेट करने में कांस्टेंट अमाउंट टाइम चाहिए। हाँ, 1 कैलकुलेट करने में अगर उसको 1 नैनो सेकेंड टाइम चाहिए, 100 कैलकुलेट करने के शायद उसको 1.0001 नैनो सेकेंड टाइम चाहिए, व्हिच इज नॉट ए डिफिकल्ट डिफरेंट थिंग। लेकिन डिफरेंस किस में होता है? डिफरेंस होता है द अननोन वेरिएबल्स, बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज नॉट नोन। n इज नॉट नोन, n का वैल्यू मुझे नहीं पता। तो अगर जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता तो उसको मैं कैलकुलेशन करूंगा कैसे? किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है? दैट मींस इसीलिए तुमको जब कैलकुलेशन करना है इस तरीके का, तुमको हमेशा क्या करना है? इस इक्वेशन को पहले लिखना है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू साइन देना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो तुम स्टोरी लिख रहे हो, दिस इज मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ये हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं मैथमेटिकली। So that 2n is less than equal to 2n, yes or no? No, 2n is always equal to 2n. 2n, तो सिमिलरली 2n is equal to 2n, 2n तो 2n का समान ही है ना? तो हमको एक इनइक्वालिटी लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको बीगो का जो इक्वेशन है वो हमको पता है। बीगो का इक्वेशन क्या है? बीगो हम कैसे लिखते हैं? f of n लेस देन इक्वल टू c of g of n। तो ये लेस देन इक्वल टू हमारा बीग ऑफ इक्वेशन में प्रूफ करना है। तो हमको दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा फंक्शन किसी एक दूसरा फंक्शन से छोटा या समान होना पड़ेगा। तो वही हम देखा, इसीलिए ये वाला टर्म यहाँ पे जानबूझ के डाला गया है। समझ में आया? सो दैट तुम्हारे को बीगो कैलकुलेट करने में आसानी हो, सिमिलरिटी लाने के लिए। सो दिस इज योर f of n, दिस इज योर g of n। क्लियर? समझ में आया? दिस इज योर g of n। तो 2n इज इक्वल टू 2n, इसीलिए ये इक्वल टू साइन आया है। समझ में आया? लेकिन यहां पे दो चीज है, एक लेस देन और एक इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है? दिस पार्ट इज आइदर लेस देन दिस पार्ट और दिस पार्ट इज इक्वल टू द राइट पार्ट। तो इक्वल कब होगा? अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू है, जैसे 2n इक्वल्स टू 2n, है ना? लेकिन
हमको ये वन को लेके टेंशन है। वन क्या है? वन इज ए कांस्टेंट। हमेशा क्या करना है? चालाकी करके कांस्टेंट को एक डिपेंडेंट वेरिएबल से तुमको क्या करना है? रिप्लेस कर देना है। वन के जगह क्या लिखना है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू लिखना है, तो एन लिखना है यहाँ पे। इफ यू राइट इट, इसका मतलब क्या है? तुम ऐसे करके देखना है, 2n इज इक्वल्स टू 2n, करेक्ट? 2n इज इक्वल टू 2n, 2n इज इक्वल टू 2n एंड 1 इज लेस देन n। लेकिन 1 भी लेस देन इक्वल टू हो सकता है। इफ n इज इक्वल टू 1 तो 1 और 1 सेम है, लेकिन n अगर 1 से बड़ा है तो n का वैल्यू 1 से ग्रेट होगा, है ना? n में अगर तुम 2 डाल, इफ n इज इक्वल्स टू 2 तो n इज ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल्स टू 3 तो n इज ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल्स टू 4 तो n इज ग्रेटर देन 1। तो n इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेकिन n तो 1 का इक्वल भी हो सकता है ना। कब? तो इफ n इज इक्वल्स टू 1 then 1 and n is same. If n is equals to 1 then n is equals to 1, true। else अगर n अगर 1 से बड़ा है तो n is not equal to 1, एंड नॉट इक्वल टू 1 तो ठीक ही है, n इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, क्योंकि n से अगर 1 से बड़ा है तो n का वैल्यू तुम कुछ भी डालो तो 1 से बड़ा ही होगा ना। तो इसीलिए हम लोगों को ये फिलोसॉफिकल गेम है, मैथमेटिक्स कम है, फिलोसॉफी ज्यादा है। तो हमको यहाँ पे चालाकी करके ऐसे करना पड़ता है। चालाकी कि मुझे दोनों तरफ बनाना है जानबूझ के, कि तुमको एफ एन फंक्शन दिया गया है लेकिन तुमको जीएन भी तो चाहिए ना, तो जीएन तुमको एफ एन से ही निकालना पड़ेगा जानबूझ के। तो दिस पार्ट इज योर जीएन, दिस पार्ट इज योर एफ एन, ठीक है? तो दोनों पार्ट को तुमको एक ही पार्ट से निकालना पड़ेगा चालाकी करके। तो निकालने के बाद तुम 2n जो n वाला टर्म है दोनों तरफ लिखना है, और कांस्टेंट की जगह तुमको n लिखना है। अभी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, देखो। सो 2n plus 1 is obviously less than equal to 2n plus n, and where n is greater than equal to n, ये तुमको टर्म लिखना है। तो 2n plus n कितना हुआ? 3n। that means f of n is equals to 2n plus 1, it is obviously less than 3n। yes or no? हाँ, it is obviously less than 3n। so तो ये क्या बना? देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। so this is my gn, this is my fn, है ना? this is my gn, this is my fn, but there is a condition, you don't forget the condition। 2n plus 1 equals to 3n कभी होता है क्या? is it possible? yes possible। if n is equals to 1, n का वैल्यू अगर 1 डालोगे तो क्या होगा? 2 into 1 plus 1 is equals to 3 into 1, तो 2 plus 1 is equals to 3, है ना? अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? अगर n का वैल्यू 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम हो जाएगा। इसीलिए तो ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो समझ में आया? तो सपोज मैं चार्ट बना रहा हूं अभी, n का वैल्यू अगर इफ n इज इक्वल्स टू 0 यहां पे डालो, यहां पे अगर n का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1। तो इफ n इज इक्वल्स टू 0, मेरा वैल्यू कितना आ रहा है? एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। सी और ना? इफ यू पुट n इज इक्वल्स टू 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 1, तो 1 मैंने यहाँ पे मार्क किया। सिमिलरली इफ n इज इक्वल्स टू 1, सिंपल ग्राफ जैसे ड्रॉ करते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, 3। अगर इनका वैल्यू अगर 1 आएगा, इनका वैल्यू अगर 1 आएगा तो यहाँ पे अगर इनका वैल्यू 1 डालेंगे तो एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, 3। सो यू विल गेट द वैल्यू 3 हियर। समझ में आया? सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट, अगर n का वैल्यू अगर 2 डालो तो 2 इंटू 2, 4 प्लस 1, 5, 5। तो अगर n का वैल्यू अगर 2 है तो यू आर गेटिंग 5, और नहीं लिख रहा हूं डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज फॉर एफ ऑफ एन, इसको मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? दिस इज एफ ऑफ एन।
नेक्स्ट हमारे पास क्या चाहिए, अभी चाहिए g ऑफ n। तो g ऑफ n क्या है, 3n इज योर g ऑफ n। ठीक है, तो n का वैल्यू पहले 0 डालो, क्या होगा, g ऑफ n का वैल्यू क्या आता है, g ऑफ n अगर 3n है तो n का वैल्यू 0 डालने से क्या होता है, इफ n इज इक्वल्स टू 0, 3 into 0 इज 0। समझ में आया, दिस इज g ऑफ n, 0 का मतलब 0। नेक्स्ट, अगर n का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, 3 into 1 3, 3। अगर n का वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा, 3 into 2 6। यस, now you can see that if we cross this point, समझ में आया, इफ यू क्रॉस दिस पॉइंट 1, एक को अगर ये पॉइंट के बाद माने अगर 1 के बाद तुम जितना भी उसको वैल्यू बढ़ाओ, 3 4 तुम कुछ भी डालो अपना मर्जी, दिस g of n will be always greater than f of n। समझ में आया, सो दैट्स व्हाई हम लोगों को हमेशा लिखना पड़ेगा लेस देन इक्वल्स टू 3 of n, where n for all n greater than equals to n0। तो क्वेश्चन है यहाँ पे n0 का वैल्यू क्या है, दिस इज माई n0, हियर n0 इज इक्वल्स टू 1। n0 के बाद तुम जितना भी राइट साइड में एक्सटेंड करो, वैल्यू को जितना भी बढ़ाओ, gn तुमको हमेशा बढ़ेगा, gn विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन f ऑफ n। समझ में आया, समझ में आया ना, तो f ऑफ n इज दिस which is less than equal to 3 of n। that means, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, तो हमको इक्वेशन पता था, f of n is equals to c of g of n। तो ये c क्या है, दिस इज माई c, तो c is equals to 3। समझ में आया, c is my constant, c is equals to 3, c of g of c एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 3, और ये क्या है, दिस इज योर g ऑफ n। क्लियर, हेंस f of n is bigger of n। this is proved। so this is the way you have to prove the mathematics। ये सब चीज तो सिखाना चाहिए क्लास में, विदाउट लर्निंग ये सब चीज तुम कैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करोगे। दिस इज द एनालिसिस टेक्निक, तुम कैसे एनालाइज करना है, ग्राफ ड्रॉ कर करके कि ये मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन, दोनों फंक्शन को एक जगह तो क्रॉस होगा ना, एक पॉइंट के बाद एक जन बढ़ता ही रहेगा और एक जन छोटा ही रहेगा। तो तुमको नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है, ये सब जगह से क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट c, फाइंड आउट n0, ये क्वेश्चन आता है गेट नेट में। समझ में आया, तो तुमको ये क्वेश्चन दे देगा, गेट में क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सपोज तुमको बोल देगा क्वेश्चन में that suppose f of n is this and f of n is order of g of n, then find out c and n0। तो a c का वैल्यू होगा 2, n का वैल्यू होगा 1, c का वैल्यू होगा 3, n का वैल्यू होगा 1, c का वैल्यू होगा 1, n का वैल्यू होगा 0, 3 2। तो राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर। तो ऐसा नहीं कर पाओगे तो गंडा मिलेगा गेट में, जिंदगी में पास नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द थिंग्स जो क्लास में सिखाना चाहिए। तो क्लास में हम लोग थोड़ा बोल देंगे, बाकी तुमको प्रैक्टिस करना है, लेकिन बेसिक टेक्निक अगर पता चल गया देन यू कैन लर्न, बाकी तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स। सो मेरे लिए जितना होगा आई विल ट्राई, लेकिन संभव पूरा पूरी नहीं है। आई विल ट्राई टू सॉल्व अनदर, कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं तुम्हारा फायदा के लिए। क्वेश्चन ये सब स्टडी करो, है खुद से पढ़ना पड़ेगा, खाली बैठ मेरा क्लास अटेंड करने से नहीं होगा। मैं कुछ ही चीज बोलूंगा, सब नहीं बोलूंगा।
बाकी खुद से जानना है। सो क्वेश्चन है लेट नॉट लेट, क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि 2n to the power 4 plus n cube plus 3n square minus 5 is big O of n to the power 4। सिंपल भाषा में ये क्या है, दिस इज f of n, दिस इज g of n, है ना। ये तुमको प्रूफ करना है। तो मुझे क्या लिखना है, लेट f of n is this 2n to the power 4 3n cube minus 5, लिख लिया, है ना। तो मुझे हमेशा मॉड लेना है, मॉड मतलब मुझे नेगेटिव वैल्यू से मतलब नहीं है। सो दिस इज 2n to the power 4, क्या बोला थोड़ी देर पहले, n वाला टर्म को सेम रखना है, 2n पावर 4 2n पावर 4 रखा, 3n क्यूब n क्यूब रखा, 3n स्क्वायर अभी तक तो सेम ही है ना, लेफ्ट राइट राइट साइड सेम। नाउ आई एम कीपिंग ए प्लस 5 हियर, सी दिस इज द डिफरेंस, यू विल अंडरस्टैंड। लेफ्ट में क्या है, इतना और इतना देखो सेम है दोनों तरफ, 2n 4 n क्यूब n, ये दोनों तरफ सेम है। तो लेफ्ट में क्या है, 5 माइनस है, राइट में 5 प्लस है। तो ऑब्वियसली राइट 5 मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो एक्स्ट्रा अगर 5 ऐड करोगे तो राइट साइड तो बड़ा हो जाएगा ना लेफ्ट से। मैंने सपोज दिस इज x, लेफ्ट में है x माइनस 5 ग्रेटर देन x प्लस 5, होगा ना, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन x माइनस 5, है या नहीं, वही तो करके दिखाया है। ऐसे ही करना है, जस्ट टेक्निक को समझो, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, नाउ आई एम जस्ट लुकिंग इनटू दिस पार्ट, बाकी को नहीं देखना है। सो दिस इज इक्वल टू, ये वाला राइट साइड का पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, 2n 4 n क्यूब n 3n स्क्वायर प्लस 5 इज माई कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट की जगह तुमको कोई हायर टर्म रिप्रेजेंट करना है, सच एज, समझ में आया। तो 5 की जगह मैंने क्या लिखा, सपोज 5 n to the power 4 लिख दिया मैंने। और जब तुम ये रिप्लेस करोगे उसी समय तुमको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, ये तुमको लिखना है, समझ में आया। सो दिस विल बी लाइक दिस। तो 2n to the power 4 ये सेम 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 सेम, खाली इस जगह को रिप्लेस करना है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखना है मुझे, कांस्टेंट वैल्यू को 5 इज ऑब्वियसली लेस देन 5n to the power 4, क्या हमेशा नहीं, अगर n का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, 5 इज इक्वल्स टू 5 into 1 to the power 4 दैट इज 5। अगर n का वैल्यू 1 है तो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम, लेकिन n का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है देन राइट साइड ऑब्वियसली ग्रेटर देन लेफ्ट साइड, है ना। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n0 का वैल्यू क्या होगा, इट शुड बी 1, क्योंकि मैंने दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड में है 5, राइट हैंड साइड में है 5 into the power 4, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समान भी होता है, इज इट इक्वल, हाँ अगर n का वैल्यू 1 डालो देन लेफ्ट में भी 5 राइट में दे आर इक्वल, लेकिन n का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है देन राइट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। तो जिस वैल्यू को क्रॉस करने से तुम्हारा ये एक तरफ हमेशा दूसरा से बड़ा होता है उसको मैं n0 बोलता हूं, तो n0 का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुमको फाइनली कैलकुलेट लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी मैं ये लिख सकता हूं कि 2n 4, देखो n सब में से बड़ा टर्म क्या है, n to the power 4 n to the power 3 n to the power 2 n to the power 4 is the biggest term, तो 2n to the power 4 हम बिगेस्ट, तो n क्यूब इज ऑब्वियसली लेस देन n4, 3n स्क्वायर इज ऑब्वियसली लेस देन 3n to the power 4, 5n, समझ में आया। जो छोटा वाला जो टर्म है उसको भी हम बड़ा टर्म से उसको कंपेयर कर देंगे, क्यों, ये वाला देखो n क्यूब इज लेस देन n to the power 4, no it is not always true, if is equals to 1 तो 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 4, 1 तो 1 का समान होता है ना, तो 1 का वैल्यू 1 n का वैल्यू 1 होने, n का वैल्यू 2 होने से, यस n का वैल्यू 2 होने से 2 to the power 4,
16 to the power 3 8. Yes, now it is greater. तो n का वैल्यू 1 जब क्रॉस करोगे तब ये वाला इक्वेशन में हमेशा n क्यूब इज लेस देन n4. सिमिलरली ये दोनों में 3n स्क्वायर इज लेस देन 3n4. अगर n का वैल्यू 1 है तो क्या होगा? 3 into 1 3 into 1, हाँ 3 हो जाएगा. n का वैल्यू 1 होने से बोथ साइड सेम. n का वैल्यू 1 से बड़ा होने से लेफ्ट साइड इज लेस देन राइट साइड. तो अगेन देखा घुमा फिरा के n का n0 का वैल्यू क्या आ रहा है? इट इज कमिंग एज 1. सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या है? 2n to the power 4, n to the power 4, 3n to the power 4, 5n to the power. तो क्या हुआ? 5 और 3 8 10 एंड टोटल आया कितना? 11n to the power 4. समझ में आया? 11n to the power. कैसे आया देखा? 11n to the power 4. That means what I can write? I can say that this is my C, this is my G of n, because f of n is less than C of G of n. So this is my C. तो C का वैल्यू क्या है? 11. G का वैल्यू क्या है? n to the power 4. So we can say it is proved. It is proved that f of n is order of n to the power 4. है ना? ये प्रूफ करके दिखाया क्योंकि g of n का वैल्यू क्या है? n to the power 4 है. तो n to the power 4 से ये लेफ्ट पार्ट छोटा ही है. समान हो सकता है. कब समान हो सकता है? अगर n का वैल्यू 1 है. ठीक है, पॉसिबिलिटी है. नहीं हो इसके. तो तुमको नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है कि तुमको ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो गेट में तो प्रूफ करने नहीं देगा. तो तुमको बोलेगा कि इसका सी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ. व्हाट इज सी? यही क्वेश्चन का आंसर है. आंसर आएगा n स्क्वायर. सेम थिंग मुझे प्रूफ करना है. तो f ऑफ n का फॉर्मूला क्या है? c ऑफ g ऑफ n. f ऑफ n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n का मतलब है f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn. तो मुझे अब इसको सॉल्व करना है. तो लेट f ऑफ n, ये तो इज गिवन दैट f ऑफ n इज 5n स्क्वायर माइनस n. नाउ अभी ये तुमको इक्वालिटी साइन डालने का जरूरत है. तो क्या करना पड़ेगा? 5n स्क्वायर को 5n स्क्वायर लिखो प्लस n लिखो. नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट. प्लस n लिखो एंड देन प्लस 6. तो माइनस n से प्लस n कर दिया. लास्ट एग्जांपल में क्या किया था? एक तरफ -5 था, दूसरी तरफ +5 कर दिया. तो लेफ्ट में क्या है? 5n स्क्वायर से n को सबट्रैक्ट किया था. राइट में क्या है? 5n स्क्वायर से n प्लस किया. तो दाहिने तरफ बड़ा है ना, बाएं तरफ छोटा है क्योंकि n को माइनस किया है और राइट साइड में n को प्लस किया है. इसीलिए तो हमने ये लेस देन इक्वल टू साइन डाला. लेस देन समझ में आया? ओके, तो दिस कैन हैपन. तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं? n स्क्वायर ही रहना है. मुझे तो क्या देखना है कि हाईएस्ट n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है n स्क्वायर. पावर फॉर्म में हाईएस्ट वैल्यू n स्क्वायर. तो सबको पावर फॉर्म में लाने का कोशिश करो. 5n स्क्वायर हाईएस्ट फॉर्म में है, उसको टच नहीं करना है. n को हाईएस्ट फॉर्म में लाओ, n स्क्वायर लिखो. हाँ, 5n स्क्वायर प्लस n इज लेस देन 5n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से तो छोटा ही होगा क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे n स्क्वायर है. सिमिलरली 6 के जगह क्या लिखना है? 6n स्क्वायर लिखना है. समझ में आया? तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 5 और 6 11 है, 12n स्क्वायर. सॉल्व्ड. सो दिस इज c, दिस इज g ऑफ n. तो c का आंसर क्या? और c इज 12 मिल गया. और g ऑफ n क्या है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? f ऑफ n is order of g of n. So what is g of n? G of n is n square. So it is proved. स्टेप बाय स्टेप तुमको सॉल्व करना है. सो मैं कुछ हेल्प करके दिया. रेस्ट यू आस्क योर कंसर्न टीचर.
टू, ठीक है। मैं तुम लोगों को कुछ एक फील दिया हूं कि कैसे कैसे होता है स्टोरी। देखो ज्यादा कठिन नहीं है, सेम पैटर्न में ही होता है, बार बार एक ही जैसा काम करना पड़ता है। इट इज नॉट वेरी, लुक इनटू इट प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया है, सॉरी 3n क्यूब है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज सी एंड व्हाट इज जी ऑफ एन। जी ऑफ एन का वैल्यू निकालो। अभी प्रूफ करने नहीं दिया है, ये फंक्शन तुमको दे दिया है और तुमको बोला कि भाई इसको जैसे भी करके तुम सी का वैल्यू निकालो और जी एन का वैल्यू निकालो। तो सी ऑफ जी एन का वैल्यू जब क्वेश्चन में बोल दिया है, तुमको पता चलना है कि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप बीगो का भी हो सकता है, बीग ओमेगा के, मुझे नहीं पता, तो बीगो को पकड़ के चलते हैं। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, f of n is equals to 1 plus 2 plus 3 dot 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 n plus 2n square plus 3n cube। तो एक्चुअली क्या है, दिस इज लेस देन इक्वल टू, हमको ये पता है ना 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n, इसका टोटल समेशन का सीरीज का समेशन क्या होता है, n into n plus 1 by 2। ये क्लास 10-11 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है, एपीजीपी, ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n, उसके जगह मैंने क्या लिखा, दिस इज सेम एज n into n plus 1 by 2। समझ में आया? उसको लिखना और n into n plus 2 लिखना एक ही बात है। इतना बड़ा चीज को हटा के मैंने छोटा कर दिया। प्लस 2n स्क्वायर है, 2n स्क्वायर रख दिया, 3n क्यूब है, 3n क्यूब रख दिया। नेक्स्ट इसको फिर तोड़ते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, n स्क्वायर बाय 2, n बाय 2, 2n स्क्वायर, 3n क्यूब, आया ना। तो क्या आएगा, n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 2, बाकी को जैसा है वैसा लिखा। नेक्स्ट मुझे देखना है सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है n का। n का हाईएस्ट टर्म है क्यूब, एक में है n स्क्वायर, एक में है n, एक में n क्यूब, तो हाईएस्ट है n क्यूब। हाईएस्ट टर्म को ही मुझे टारगेट करना है, सबको हाईएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो। तो लेट्स स्टार्ट, इसको मैं हाईएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो n स्क्वायर बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5 n स्क्वायर, ठीक है ना। n बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5 n लिख सकता हूं, एक ही तो बात है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू 0.5 n क्यूब, n स्क्वायर की जगह n क्यूब लिखो, 0.5 n के जगह n क्यूब लिखो, 2 n स्क्वायर के जगह n क्यूब लिखो, और 3 n क्यूब है तो n क्यूब लिखो। हम सबको एक ही हाईएस्ट वैल्यू में सबको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। सबका भी सेम वैल्यू में आ गया, सबका ऐड करो। सो 3 + 2 5, 5 पर 1 6, तो 6 n क्यूब। तो ये क्या है, सो दिस इज व्हाट, तो हमको पता है f of n is equals to c of g of n। तो c क्या है, कांस्टेंट, सो दिस इज योर c। तो c का वैल्यू हुआ 6, और g of n क्या है, दिस इज योर g of n, सो g of n हुआ n क्यूब। क्लियर? तो मैंने 3-4 मैथ करके दिखाया है, आई होप दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो ऐसा करते जाऊंगा तो इसी में 1-2 वीक चला जाएगा। सो आई जस्ट gave you some touch, इतना खत्म नहीं है, इट हैज लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इतना छोटा में और लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आर देयर। क्योंकि ये सब नहीं सीखोगे, देन इफ यू वांट टू लर्न एल्गोरिदम, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड एल्गोरिदम। और वही हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी का बहुत स्टूडेंट के साथ, क्योंकि ये सब जो भी पढ़ाया, जिसने भी पढ़ाया था लास्ट 5-6-7 साल में, तो जिसने भी पढ़ाया है उसने ये सब कैलकुलेशन सिखाया नहीं स्टूडेंट को, एंड स्टूडेंट्स डोंट नो कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ मैथ। तो कैसे होगा, तो अगर ये कैलकुलेशन नहीं पता है तो डेटा स्ट्रक्चर सीख के भी फायदा नहीं है, एल्गोरिदम सीख के भी फायदा नहीं है, प्रोग्राम लिख के भी फायदा नहीं। अल्टीमेटली तुमको एंड ऑफ द डे तुमको बोलना पड़ेगा कि व्हाई योर प्रोग्राम इज बेटर देन अदर्स।
तो कैसे बोलोगे? झगड़ा करके तो आंसर नहीं होगा. You have to mathematically prove that why that your program has low complexity than other. Suppose मैंने एक प्रोग्राम लिखा सेम क्वेश्चन का, एक प्रोग्राम लिखा, उसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तुमने जो लिखा उससे ज्यादा है, हायर कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये कैंसिल हो जाएगा. जिसका कॉम्प्लेक्सिटी लो उसको हम अच्छा बोलते हैं, दैट इज गुड. समझ में आया? अगर गूगल में जैसे लोग नौकरी करता है, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करता है, फेसबुक में नौकरी करता है, कैंपस इंटरव्यू में क्या पूछता है? ऐसे ही पूछता है. सो दे गिव सम few set of question 1, question 2, question 3, ऐसा क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन दे देता होगा एंड 2 to 3 आवर्स टाइम देता है कि सॉल्व दैट क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज, सी, जावा, कोई भी लैंग्वेज यूज करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो. एंड सपोज स्टूडेंट 1 ने एक तरीके से प्रोग्राम लिखा, स्टूडेंट 2, सबने इसको सॉल्व किया है, लेकिन देन फेसबुक का जो रिक्रूटर है, हाउ इट विल अंडरस्टैंड, तो उसको एक ही को लेना है. किसको सिलेक्ट करेगा? जिसका प्रोग्राम सबसे कम समय में चलता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसका लोएस्ट है, उसी का प्रोग्राम को उसी को बोला जाएगा कि ही इज द बेटर प्रोग्रामर एंड दैट स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड. ठीक है ना? सो अल्टीमेटली यू हैव टू शो द कैलकुलेशन एनालिसिस दैट माय प्रोग्राम हैज n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, उसका प्रोग्राम में है 3n स्क्वायर, दैट मींस n स्क्वायर इज लेस देन 3n स्क्वायर, सो आई एम बेटर देन हिम. So this is the way you have to show yourself, prove yourself than others. ठीक है? तो 3-4 एग्जांपल मैंने दिया and the pattern that I have shown you, this is not purely mathematical but some kind of philosophical. Mathematics कम, philosophy ज्यादा है. ठीक है? कठिन नहीं है, डरो मत, चीज बहुत ही आसान है. जस्ट लॉजिकली तुमको थोड़ा सा क्या करना है, थिंकिंग करना है. जैसे सिंपल एक फंक्शन है f of n to n क्यूब प्लस n, तो क्वेश्चन है इसका c निकालो, व्हाट इज c, व्हाट इज g of n, बोला है क्वेश्चन में. तो क्या करोगे? तो तुमको लिखना है लेट f of n, तो दिया हुआ है, लेकिन ये किसी से छोटा दिखाना है, मुझे इससे छोटा दिखाना है, तो मैं लिखूंगा 2 of n क्यूब प्लस n क्यूब, क्योंकि 2 of n क्यूब तो दोनों तरफ समान है, लेकिन n से तो n क्यूब बड़ा है ना, दाहिने तरफ भारी हो गया. अभी फॉर एल n ग्रेटर देन n0 ऐसे लिखना पड़ेगा. तो राइट साइड में क्या हो गया? 3n क्यूब हो गया. सो 3 क्या है? दिस इज c, सो c इज इक्वल्स टू 3, gn इज इक्वल्स टू n क्यूब. 2 लाइन का आंसर है, 5 नंबर. सो ट्राई टू लर्न ऑल दिस. टीचर को पूछो कि सर करा दीजिए थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स. अगर नहीं पूछोगे कोई नहीं कराएगा, अगर नहीं कराता है मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा, बाकी तुमको खुद से सीखना है. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या होता है. तो मैंने कुछ टच करके गया, मैंने तुमको एक फील दिया हूं कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का मतलब क्या है. लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व्ड, इतना ही नहीं और भी बहुत सारा चीज है. तो ये सब थोड़ा सा ट्राई करो कोई पर्टिकुलर टीचर से सीखने के लिए, जो भी तुमको क्लास ले रहा है. ठीक है? तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा फ्यूचर में. आज इतना हो गया, मेरा काम खत्म. नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि नेक्स्ट दिन शायद कॉम्बिनेटोरिक स्टार्ट करेंगे, एंड कॉम्बिनेटोरिक से भी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आएगा. तो ये मैं किसी को फेल नहीं कराऊंगा ये सेमिस्टर, दैट इज गारंटीड, लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा ऐसा भी नहीं है, वो तुम एक्सपेक्ट मत ही करो ये सेमिस्टर. तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. फेल नहीं करोगे, दैट इज गारंटी, क्योंकि कोरोना का समय है. फेल नहीं करूंगा मैं किसी को, लेकिन मार्क्स ज्यादा अच्छा नहीं दूंगा, दैट इज ऑल्सो श्योर. बहुत ही अच्छा रिजल्ट करोगे तो ही, जैसे फर्स्ट मैथमेटिक्स का जो आज का एग्जाम था, मोटा मोटी सभी लोगों को ज्यादा मार्क्स मिला है. क्यों? कि क्वेश्चन वाज वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो कोई भी बुक है दुनिया में उठाओ, ग्राफ थ्योरी से